यूट्यूब में लाएगा। ये क्लास में जस्ट क्वेश्चन आंसर कुछ बच्चों को सवाल उसी को लेके लिया जाएगा। ठीक है, जो भी हम बाद में ही बात करेंगे। ठीक। Good evening to all of you. गुड इवनिंग। साउंड आ रही है मेरी आप सभी तक? देखिए तो साउंड आ रही है मेरी आप सभी तक? बाबू देखो तो साउंड आ रहा है मेरा आप सब तक? साउंड आ रहा है तो रिप्लाई दे दीजिए। हाँ ठीक है, चलो वॉइस क्लियर है ना? चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार रखा गया है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और एक्चुअली यूट्यूब चैनल आप लोगों का है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। मेन पर्पस, मेन मोटिव इसका आप लोगों से जुड़ना था, आप लोगों के बीच अच्छे मैसेजेस, अच्छे टॉपिक्स, अच्छे नोट्स को पहुंचाना था। दैट्स वाई यूट्यूब चैनल को बनाया गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो एक एक करके जो आप लोगों का सवाल था, चाहे वो अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि बेसिकली माइनिंग में समस्या क्या क्या है, क्यों बच्चे ज़्यादातर असफल होते हैं इसमें, और बाकी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, उन सब चीज़ों पर मेरा कंसंट्रेट रहेगा, ताकि मैं अपना जो है, ताकि आप अपना जो रिजल्ट है उसको आप बेहतर बना पाओ। मतलब अबाउट योर प्रिपरेशन रहेगा, क्यों बच्चे असफल होते हैं, मेनली इस टॉपिक पे डिस्कशन रहेगा कि बच्चे क्यों असफल हो रहे हैं आज के डेट में। और एक सवाल, जेन्युइन क्वेश्चन जो बच्चे लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि सर, या फिर बहुत लोगों का डाउट भी होता है कि सर के पास ऐसा क्या होता है, या सर घोल के तो नहीं पिला देते। एक बच्चा कमेंट भी किया था कि सर घोल के तो नहीं पिला देते हैं ना, जिसकी वजह से रिजल्ट हो जाता है। ऐसा कुछ क्या है कि पिछले बार का 70% अभी 20-25% रिजल्ट हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो बेसिक लॉजिक है, कारण, इन सब चीज़ों को जानेंगे और बाकी चीज़ें जानेंगे। तो आप लोगों का अगर सवाल है, जैसे 2-4 सवाल तो मैं यूट्यूब में बच्चों लोगों ने मुझसे, टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों ने मुझे पूछा था। अगर आप लोगों के मन में भी अगर कोई सवाल है बच्चों, तो प्लीज़ आप अपना मैसेज टाइप करके चैट के माध्यम से पहले आप पूछ लेकर सवाल, फिर मैं अपना जो कंसेप्ट है उस पर मैं रखूँगा कि हाँ क्या क्या है। जैसे कुछ बच्चों का सवाल जो आया था मेरे पास वो ये है, मैं पढ़ देता हूँ करके सवाल जो पूछे थे वो लोग। पहला सवाल था, सर माइनिंग में बिना कोचिंग का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली हर बच्चे को पता होना चाहिए कि माइनिंग में बिना क्लास, बिना ट्यूशन क्या प्रिपरेशन कर सकते हो। ये तो 110% जाना हुआ बात एकदम, ठीक है। इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। दूसरा सवाल था, सर क्या आज के टाइम में माइनिंग में डिप्लोमा करना सही होगा? एक दूसरा सवाल था, इस पर भी डिस्कशन चलेगा। सर आप फ्री में क्लास क्यों नहीं लेते हैं? ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था। एक्चुअली ये मेरा जनरेट किया हुआ सवाल है कि ऐसा सवाल का जवाब मैं खुद से दूं। तो ये कोई बच्चा नहीं पूछा था, मैं खुद से पूछा था कि बच्चे के मन में ऐसा सवाल होगा, वो डर रहे होंगे पूछने से, तो मैं ही पूछ लेता हूँ खुद से। एक ये था, सर 6 से 8 महीने का प्रिपरेशन कैसे हो जाएगा? और डीजीएमएस में माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन में 29 जुलाई को है, तो कैसे प्रिपरेशन करें? मतलब एक सवाल इस पर था। और ईसीएल में सर बहुत टफ क्वेश्चन आया था, अभी टफ क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे तैयारी किया जाए? एक इस पर था। और वैकेंसी कब आ रही है, इस पर सवाल ज़्यादातर बच्चे इस तरह का सवाल किए हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइव क्लास तो स्टार्ट हो गया है, आप लोग सब लाइव आके जुड़ भी गए। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल है अपना मन में कि हाँ सर मेरा भी मन में एक सवाल है, ऐसा करके तो अपना पूछिए, फिर मैं अपनी बातों करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, में सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है आज की डेट में बच्चे जो पूछते हैं कि माइनिंग में पढ़ना चाहिए कि नहीं, माइनिंग लेके करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो मैं हवाई बात नहीं करूंगा, मैं रियल फैक्ट्स, रियल जो डाटा है, ठीक है। हाँ, वैकेंसी कब तक आएगी, एक सवाल है बहुत अच्छा, इस पर मैं चर्चा करूंगा, इस पे आएगी, टॉपिक्स आएगी। तो मैं एक करके सवाल लेता। पहला जो सवाल है, माइनिंग पढ़ना चाहिए कि नहीं, माइनिंग लेना क्या गुनाह कर दिए, माइनिंग पढ़ना क्या अच्छा है या नहीं, माइनिंग में डिप्लोमा करना सही है कि नहीं, ये सारा सवाल है। मैं इस पर बात करता हूँ थोड़ा सा पहले, मैं इसको देख लेता हूँ पहले। डियर स्टूडेंट, देखो आप एक बात जान लो, जो कर रहे हो वो बेस्ट है, इतना आपको मानकर चलना पड़ेगा। जो कर रहे हो बेस्ट, और माइनिंग सच में सबसे बेस्ट है। अब कैसे बेस्ट है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप तर्क देख लेना। देखो
अदर कंपनी आप किसी भी चीज को ले लो, चाहे आप एनटीपीसी ले लो, माफ करना एनटीपीसी मतलब रेलवे का मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे एनटीपीसी का ले लो, आप रेलवे का ग्रुप डी का जॉब ले लो या रेलवे का कोई भी जॉब ले लो, आप एसएससी ले लो, आप बैंकिंग ले लो, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी जॉब ले लो, एक बार वो लोग वैकेंसी निकालते हैं 5 साल तक टालते रहते हैं, 5 ईयर तक जॉब का नामो निशान नहीं, एग्जाम तक का नाम निशान नहीं होता है, रिजल्ट और जॉब तो छोड़ दो, आप माइनिंग को छोड़ के अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का आप देख लो, रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं आईएएस और आईपीएस का बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप जाके देखो वहां पर 5 साल तक कोई रिजल्ट का आता पता नहीं, कोई वैकेंसी का आता पता नहीं, सर दिखने, ठीक है, तो वैकेंसी का कोई आता पता नहीं होता, कोई रिजल्ट का आता पता नहीं होता है, कहां से क्या आएगा कुछ जानकारी नहीं होता लोगों के पास, सबका सब क्या होता है ब्लाइंड होके करते हैं वहां पे। अच्छा ये सीधा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये आपको सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे सीधा मुझे उल्टा दिख रहा है, आप लोगों का कैसा दिख रहा है बाबू ये, तब मैं बोर्ड पर लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा, बोर्ड पर मैं लिख रहा आप लोगों को दिख रहा है ये सीधा, क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, डियर स्टूडेंट्स बोर्ड पे मैं जो लिख रहा आप लोगों को सीधा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, सर दिख रहा है, ठीक है मैं समझ गया, दिख रहा है, चलो थोड़ा लाइट्स को मैं बढ़ा देता हूँ, हाँ लाइट को थोड़ा बढ़ा दिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात समझ लो, तो माइनिंग में एक ऐसा चीज है, माइनिंग में आप देखो तो टोटल कंपनीज कितनी है, देखो कोल इंडिया लेवल पे आप देखो तो सीआईएल के टोटल 7 सब्सिडरीज हैं, जो अपना सीआईएल के टोटल 7 सब्सिडरी है जो अपना वैकेंसी को अनाउंस करती है, सीआईएल लेवल पे 7 होगी। इसके अलावा एनटीपीसी है, टाटा है, एनटीपीसी जो रेगुलर वैकेंसी देती है। इसके अलावा आप देखेंगे मिनरल डेवलपमेंट की कोई ना कोई कंपनी हर साल वैकेंसी दे रही है, मिनरल डेवलपमेंट देते थे जीएमडीसी, ठीक है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, आंध्रा का, ये सारी कंपनी जो मिनरल डेवलपमेंट के नाम से आती है, मैं एक साथ ग्रुप कर देता हूँ, ये सारी कंपनी वैकेंसी एक देती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आप देखेंगे सिम्फर जैसे कंपनियां, एसएम जैसे कंपनियां में भी जो होता है। बस प्रॉब्लम क्या है बाबू पता है, प्रॉब्लम है हम लोगों के अंदर इतना दम ही नहीं होता है कि 10 वैकेंसी आए तो 10 को हम लोग क्रैक कर लें। हम लोगों को 10, 12, 15 वैकेंसी दिखता ही नहीं है। हम लोगों को क्या दिखता है कि कब फुल इंडिया 100 वैकेंसी प्लस लाएगा तब हम उसको वैकेंसी बोलते हैं। 4 को जॉब निकलता है ना कहीं तो हम लोग उसको जॉब नहीं बोलते हैं। प्रॉब्लम हम लोगों में। डियर स्टूडेंट्स आप टोटल काउंट करोगे ना इस तरह से तो टोटल आप देखोगे टोटल 12 से 15 कंपनी है जो टोटल। इसके अलावा आप नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को ले लो, एनएलसी, वो भी तो वैकेंसी निकालती है। तो इस तरह से टोटल काउंटिंग करोगे ना तो टोटल 12 से 15 कंपनी आपको मिलेगी। तो मान लेते चलो 15 नहीं 12 ही कंपनी है टोटल जो जॉब ऑफर करती है बच्चों को। अब मान लो ये 12 कंपनी में अगर 4 साल में भी एक वैकेंसी कोई निकालता है तो आप एवरेज निकालो तो डिवाइडेड बाय 4 यानी 3 कंपनी हर बार आपको जॉब देगी। अगर 6 साल में भी जॉब आता है ना तो 2 कंपनी आपको हर बार जॉब देगी। इसका मतलब यही अब 6 साल में भी जॉब कोई निकालेगा ना, एक बार डिक्लेयर करेगा ना तो हर 2 साल में हर 2 कंपनी एक बार जॉब डिक्लेयर करेगा। बाबू दम अपने अंदर होना चाहिए कि हाँ सर मेरी तैयारी इतनी है कि अगर ये 10 सीट भी निकलता है ना तो सर मैं 1 सीट लेकर आऊंगा। तो कमी बाबू अपने अंदर है, बोलते कि वैकेंसी नहीं आती है। आप रेलवे की बात करोगे, रेलवे में तैयारी करोगे, पटना में जाके देखा है बच्चे लोग कैसे पढ़ता है। हम लोगों का जितना सिलेबस है ना उसका 10 से 15 गुना उन लोगों को पढ़ना होता है, 15 टाइम्स। ठीक है, आप एसएससी तैयारी करोगे, करो ना, 20 टाइम्स है। मैथमेटिक्स देखे हो कभी एसएससी का? आप बोलते हो कि सर माइनिंग में मेरा जॉब नहीं है। माइनिंग में नहीं है, माइनिंग में जॉब है ना, जॉब भी और सैलरी भी है। बस तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए कि सर मेरा कंपटीशन, मेरी जो तैयारी है सर वो बेस्ट लेवल का है, किसी भी लेवल का जॉब होगा मैं उसको क्रैक कर लूंगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास में आप जुड़िए, यूट्यूब पे हो रहा है उस पर आप क्लास पाइए। ठीक है, यूट्यूब का चैनल का लिंक दिया हुआ है, चैनल का लिंक पे क्लिक कीजिए, यूट्यूब में हो रहा है, उसमें माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 सर्च कीजिए, वहां से जुड़ जाइए, हो जाएगा। तो बाबू देखो एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, तो ये जो वैकेंसी है ना, ये जो है ना, आपको क्या करना होगा। ये प्रॉब्लम हम लोग माइनिंग स्टूडेंट्स में क्या है, हम लोग माइनिंग स्टूडेंट डियर स्टूडेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को 10 सीट नहीं दिखता है। कहीं पे सिम्फर में अगर 8 वैकेंसी आ जाएगा ना, हमको ये नहीं दिखता है, हमको चाहिए 100 होना चाहिए कम से कम, तब जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ऐसा नहीं होता है। अपना दम बढ़ाओ, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाओ, अपना एबिलिटी बढ़ाओ कि हाँ जहां पर 5 गो सीट रहेगा फिर भी एक हमको लेना है, 3 गो सीट रहेगा फिर भी हमको एक लेना है। ये काबिलियत होना चाहिए, तब तुम बोलोगे उस दिन के सर माइनिंग में भी जॉब है, बहुत सारा जॉब है। ये तो फिर भी हम गवर्नमेंट का बात किए, प्राइवेट में भी, पीवीटी प्राइवेट कंपनीज में भी बहुत सारा आपको जॉब लग जाता है, वो भी अच्छा खासा सैलरी पे करते हैं वो। आप रेलवे में पता है एक बच्चा माइनिंग से 100 गुना से ज्यादा नॉलेज रखता है।
100 गुना से ज्यादा मेहनत किया रहता है बच्चा, फिर भी उसका सैलरी कितना है 30,000 मैक्सिमम। ग्रुप डी वाला बच्चा सब टकरा जाओ एक बार नॉलेज के मामले में, पटक देगा 10 बार आपको एक ही बार में, और उसका नॉलेज देखो, उसका सैलरी 30,000 है। हम लोगों को कुछ नहीं आता, फिर भी 50,000 सैलरी स्टार्टिंग होता है। तो अब बताओ कौन सा खराब है, पर हम लोग फिर भी नहीं पढ़ते हैं, ये अफसोस वाली बात है। तो आज के बाद कभी किसी को मत बोलना कि माइनिंग में वैकेंसी नहीं है और ये नहीं है, ये पता है नेगेटिव अप्रोच है। बाकी लोगों को क्या करना होता है, डाइवर्जन, इसको बोलते हैं कि सामने वाला को कंपटीशन कम करो, इतना बता दो उसको, डर उसके खिलाफ बैठा दो मन में कि वो बच्चा तैयारी ही ना करे, वो बच्चा भूल ही जाए माइनिंग को लेके, और मेरा रास्ता साफ हो। तो अगर कभी कोई आपसे अगर ये बोलता है बाबू कि माइनिंग में वैकेंसी नहीं है, सीट नहीं है, जॉब नहीं है, देखो यही चीज हुआ था 2021 से पहले। 2021 पहले 18-19 में एग्जाम हुआ, बच्चे बोले कि अब सर वैकेंसी नहीं है, पढ़ के क्या करेंगे। 2021 में इतना सारा सीट निकला कि नहीं, 400 से ज्यादा सीट, 400 के आसपास का सीट में टोटल एग्जाम हुआ, 400 के आसपास आपको जॉब दिया। आप सोचो तो, आप खुद सोच के देखो बाबू, कौन सिखाया आपको इस बात को? तो आपको बेवकूफ बनाया कि नहीं, लोग बताओ, आपको लोग बेवकूफ बनाया कि नहीं बनाया? अरे बेवकूफ बन रहे हो अभी तक। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना कंपटीशन कम कर रहे हैं। सीनियर लोग बोल दे रहे हैं वैकेंसी नहीं, क्या ना पोर्चिस, बंगाली लोग को, हम लोग, मैं तो वेस्ट बंगाल से हूं ना, मुझे पता है, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। और हर साल वैकेंसी आता है, हर साल लोग सेलेक्टेड होता है, हर साल जॉब होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस वही अपना नजरिया वही है, हम लोग तो बोलते हैं वैकेंसी नहीं है, बस वही रोना है, ठीक है। तो बाबू वैकेंसी है इस पे, तो एक ही है। अगर इस पर किसी को कोई डाउट है, कोई तर्क है, कोई सवाल है, फिर से तो पूछ लो अपना ये। अच्छा, इससे मिला जुला बात मैं बोल देता हूं। अब सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, इस पे मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का क्लास का, तो इस पे मैं एक्यूरेट जो डेटा है, लगभग लमसम मैं इस पे बात करूंगा, मैं इसको बताऊंगा कि कब तक वैकेंसी आ जाएगी और क्या कैसे होगा उसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस पे किसी को सवाल बोलना है, कोई तर्क है, तो आप प्लीज अपना सवाल को भेजिए, मैं आपको जवाब को एक्सप्लेन कर देता हूं और बढ़िया से। आपका कोई सवाल है बाबू, अपना सवाल को भेज दो, अपना सवाल को भेजिए चैट के माध्यम से। एक बच्चा पूछा कि सर आपका इंट्रोडक्शन अपना बारे में थोड़ा बता दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मेरा इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, मेरा परिचय है कि मैं आपको जानता हूं और आप मुझे जानते, इससे ज्यादा मेरा परिचय कुछ नहीं है। मैं आप ठीक है, मेरा इससे ज़्यादा परिचय कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा मेरा परिचय कुछ नहीं है, और माइनिंग का प्रिपरेशन करवाता है एज ए टीचर, बस यही मेरा परिचय है। और क्या, और कुछ जानना है? ठीक है, अच्छा मैं बाद में बताऊंगा मेरा परिचय क्या है। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं इसके माध्यम से, इसके बारे में बाद में देखता हूँ मैं। और भी सवाल इंपॉर्टेंट, उन सवालों को ले लेता हूँ, मेरा परिचय तो होता रहेगा। सर नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे सर। अच्छा इस पे मैं बाद में आऊँगा, सवाल टॉपिक वाला मैं बाद में आऊँगा, पहले बच्चों का सवाल मैं उसको लेता हूँ, नोट्स और क्लासेस के बारे में बाद में आएंगे, ठीक है। अच्छा सर, बिना कोचिंग का माइनिंग प्रिपरेशन कैसे कर सकता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो, माइनिंग का ही नहीं बाबू, माइनिंग ही नहीं, दुनिया में IAS से लेकर UPSC लेवल तक, ठीक है, जितने भी टॉपर्स लोग रहते हैं ना, सब सेल्फ स्टडी से बनते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है ना, रियलिटी ही बात है। सर बोल, तुम लोग सोच रहे हो सर कैसा टीचर है जो अपना कोचिंग का पढ़ाई करना चाहिए, ट्यूशन जरूरी, ऐसा बात कर रहे हैं, पर रियल बात यही बोल, आप बिना कोचिंग का ही ना पास करोगे, बिना क्लास के ही ना माइनिंग में 100% जॉब है, माइनिंग में 100% जॉब है, याद रखना, ध्यान सुनो, माइनिंग में 100% जॉब है बिना क्लास का, एकदम ये फिक्स बात है। कोई माइकल लाल नहीं है जो रोक देगा आपको बिना क्लास की, आप क्लास नहीं करोगे, पढ़ोगे खुद से ना, कोई माइकल लाल रोक देगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं समझा देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, जो समस्या क्रिएट होता है, जो समस्या है ना प्रॉब्लम, आपको ये प्रॉब्लम को पार करना पड़ेगा। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बुक्स के ऊपर। जितने भी ऑथेंटिक बुक्स राइटर्स है ना, बड़े बड़े राइटर्स को बुक उठाओ, NC दे साहब का बुक उठाओ ना, जो बहुत बड़े राइटर है, उनका नोट्स में भी ना आपको भूल भाल मिलेगा, जो अपडेट नहीं किया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या, नोट्स आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। पॉइंट प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या होता है ना, जो बच्चे जो क्वालिफाइड है, जो बच्चा पहुंच चुका है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेता हूँ कि आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी है जो बाहर देहरादून घूम कर आया है, ठीक है, और आपको घूमने के लिए जाना है, तो वो आपको सजेस्ट करेगा ना, तो आप आसानी से पहुंच पाएंगे। अगर वो सजेशन आप उनसे नहीं लेंगे ना, तो वो टाइम लगेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि अगर आप किसी के गाइडलाइंस के थ्रू अगर तैयारी करते हो, तो वो टाइम बचेगा, आप कम समय में आसानी से अच्छा प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। मतलब ये एक प्रिपरेशन का लेवल जो ये चाहिए ना, मार्गदर्शन, वो ज्यादा जरूरी है, तो उस पर एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नंबर 3 कहाँ पर होता है? प्रॉब्लम नंबर 3 होता है ना, खुद को जज करना। 90% बच्चे ना अपने आप को जज ही नहीं कर पाते हैं,
उन लोगों में ऐसा तरीका ही नहीं उनको पता है, ऐसा टेक्निक्स ही नहीं है जिसमें वो खुद को जज कर पाए। लेकिन आप जब क्लासेस के साथ जुड़ते हो ना, तो क्लासेस में जब स्कोर होती है ना, तो आपके साथ अगर मान लीजिए 100 बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपको पता चलता है कि मेरा स्कोरिंग अगर अभी 60 आ रहा है, तो मतलब इसमें आपको और प्रैक्टिस करने का जरूरत है। अगर आपका रैंक अगर 60 के आसपास आ रहा है, तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो एक ये समस्या आती है, इसको आप इस तरह से दूर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों से अगर अपने आप को बचा के तैयारी करते हो, तो आप 100% रिजल्ट होगा, 100% जॉब होगा। कोई माइका लाल में दम नहीं है जो आपको रोक देगा, आपका जॉब होगा ही होगा। इसके अलावा बहुत सारा तरीका, आप सीएमआरएस को पढ़िए। और पढ़ने का तरीका सबसे गलत, माइनिंग स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका सबसे गलत होता है। माइनिंग स्टूडेंट्स जैसे हम और आप स्टार्ट करते हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले बुक खरीदते हैं, कौन सा, CMR, कोल माइंस रेगुलेशन। यही तो बेवकूफी है। कोल माइंस रेगुलेशन माइनिंग का सबसे टफेस्ट बुक है, आप उसको पहले स्टार्ट कर रहे हो। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए हल्का बुक से, जैसे HP सोनी साहब हो गया, सगिर आपका क्या बोलते हैं, HP सोनी साहब का बुक हो गया, फिर आपका सफल माइनिंग सरदार का बुक हो गया, LC काकू का ओवरमैन हैंडबुक हो गया। आपको ये सारे थ्योरी बुक हिंदी में जो लिखा है ना, पतला पतला वाला, इससे अपना ये स्टार्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा ना, कि आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि चीज कंसेप्ट है क्या। जब आप कंसेप्ट को अच्छा समझ जाओगे ना, तो मानो या ना मानो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो तैयारी है ना, आपको समझ बढ़ेगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एक प्रॉपर स्टेज है पढ़ने का तरीका, उस तरीका को फॉलो करोगे ना, तो खुद से तैयारी कर सकते हो। लास्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों पर फोकस करके अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो खुद से तैयारी करके भी बाबू 100% रिजल्ट पॉसिबल है। दुनिया में कोई माँ का लाल नहीं है जो आपको रोक देगा जॉब लेने से, अगर आप खुद से तैयारी करोगे तो। हाँ, आप मेरे से कंसल्ट करना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के रहना, जहां जरूरत पड़ेगा आप सेल्फ स्टडी करोगे। मैं हमेशा सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। जो जरूरत पड़ेगा आप मुझसे बताना, मैं आपको हेल्प करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई नहीं है। आप सोचोगे सर तो मुझे जानते नहीं, क्या हेल्प करेंगे, कोई मतलब नहीं भाई, तू जानता नहीं, तू पढ़ना चाह रहा अपने से, तुम अपना ब्रेन को डेवलप करना, अच्छा बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एकदम करना चाहिए अपने से। तो ये चीज आपके लिए। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए आ रहा है कि सर वैकेंसी के बारे में क्या न्यूज़ है। इसको मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे और आखिर का 5 मिनट में करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा देर में देखता हूँ। हाँ, इसके बाद एक सवाल आ रहा है कि सर 6 से 8 महीने, अच्छा ये तो बाद में आता है। हाँ, DGMS का एग्जामिनेशन 29 जुलाई के, इसका प्रिपरेशन कैसे करें, इसको भी थोड़ा बाद में ले लेते हैं। हाँ, एक सवाल है कि सर आपके क्लासेस में प्रिपरेशन कैसा हो जाता है जो बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट देखो, इस बार का जो रिकॉर्ड है ना हमारे इंस्टीट्यूशन का, केवल 25 से 30% ही है। केवल मैं बता रहा हूँ 20 से 25% ही, माफ करना 20 से 25% है। टेलीग्राम ID है, मैं शेयर कर दूंगा, ऐसे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बाबू 20 से 25% ही रिजल्ट है। लेकिन बाबू आपको जानकर हैरत होगा कि पिछले बार का तुलना में ना 50% से ज्यादा रिजल्ट हुआ हमारे इंस्टीट्यूशन का। अभी कैसे होता है, 6 से 8 महीने में मैं कैसे कंप्लीट कर दूं। तो देखो ध्यान से समझना सारा बात, तब क्लियर होगा। देखो बाबू, हम लोग जो क्लास करवाते हैं ना, मतलब माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 में जो क्लास होती है बाबू, ध्यान से समझ लेना, फिर कभी सवाल नहीं आएगा। टोटल जो क्लासेस होता है ना 6 स्टेज में होता है, यानी क्लासेस का स्टेज 1। पहला स्टेज क्या है इसमें, क्लासेस का स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है ना, तुमको हर एक चीज का बेसिक समझाया जाएगा। सपोज मान लो तुम माइनिंग, जैसे मान लो तुम मेरा क्लास ज्वाइन किया, अब तुम माइनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला क्लास तुम्हारा होगा, मान लो चैप्टर है वेंटिलेशन, तो तुमको एकदम बेसिक चीज समझाया जाएगा, जैसे सरफेस पे हवा कैसे बहता है, सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होती है, उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब क्षेत्र क्या होता है, प्रेशर जोन क्या होता है, ये सब चीज। फिर माइंस में आएंगे, अप का सेप्ट डाउन का सेप्ट क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस की वजह से मोटिव कॉलम क्या होता है, एयर का प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, एनवीपी क्या होता है, एयर का फ्लो के लिए एमएमवी का जरूरत क्यों पड़ा, बूस्टर फैन क्या होता है, ऑक्सिलरी फैन क्या होता है, एयर क्रॉसिंग क्या होता है, एयर लॉक क्या होता है, वेंटिलेशन डोर क्या होता है, जितना भी चीजें स्टेज 1 में सबका डेफिनेशन लिखा करवाया जाता है। ओनली और ओनली डायग्राम बना बना के समझाना है कि एयर इधर फ्लो हो रहा है, इधर हाई प्रेशर जोन हो गया, ये गर्म हवा हो गया, ऊपर चला गया, ये हाई, यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो, एकदम हर एक चीज को ना डायग्राम बना बना के एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है। पहला स्टेज 1, हर एक चीज को बिना कुछ लिखे, मतलब तुमको सिर्फ कान लगा कर सुनना है, स्टेज 1। स्टेज 2 में जो हम लोग का होता है वो कैसे रिजल्ट होता है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो कि इंस्टीट्यूशन में रिजल्ट कैसे होता है। स्टेज 2 में आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया ना, टॉपिक वाइज एमसीक्यू होता है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, नॉट टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीधा नहीं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू नोट्स होता है बाबू। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू का कहने का मतलब हो गया बाबू कि आप जैसे मान लो बूस्टर फैन स्टार्ट की, तो बूस्टर फैन से जितना भी सवाल है एक जगह लिखा हुआ रहेगा आपका, मतलब एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही जगह पढ़ के आप क्लासेस कर पाओ। तो देखो दूसरा फायदा ये, टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यू मिल जाता है। तीसरा नंबर जो हम लोग क्लासेस का खास बात है, स्टेज 3। अब देखो बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि सर्कुलर में, रूल में ऐसा है जो वेंटिलेशन का ही है लेकिन अलग से है, तो वो सारा चीज को भी ना जो अदर पार्ट है, अदर सोर्स है, अदर सोर्स
उसको भी आपको कवर कर दिया जाएगा, मतलब आपको कुछ छूटने नहीं दिया जाएगा। स्टेज 4 में जब तुम आओगे ना, स्टेज 4 में जैसे ही तुम आओगे बाबू, तो स्टेज 4 में क्या होगा ना, पूरा का पूरा क्लासेस के ऊपर अब तुम्हारा प्रिपरेशन और शार्पनेस होता है। ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन, ठीक है। अब होगा शार्पनेस, तुम्हारा तैयारी, तुमको याद करवाना। इसके लिए सबसे पहला होता है डेली 20 मिनट डिस्कशन, 20 मिनट्स का डिस्कशन करना होगा आपको रोज। 20 मिनट तक क्लास स्टार्ट होने से पहले ही 20 मिनट का आपको डिस्कसन मिलेगा, 20 मिनट तक सवाल जवाब चलेगा। तो 20 मिनट में एवरेज हम लोग 100 सवाल तो रोज डिस्कशन कर लेते हैं, 100 सवाल पूछ लेते हैं, यानी 100 सवाल रोज आपको याद होगा, 100 सवाल आपका नजर से रोज पार होगा। ये ऑनलाइन क्लास का फायदा है। नेक्स्ट स्टेज 5, स्टेज 5 में हर वीकली आपको 20 मार्क्स का टेस्ट देना होता है। वीकली साप्ताहिक आपको 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का टेस्ट होता है। इसको 20 वीकली टेस्ट हम लोग बोलते हैं। तो 20 मार्क्स का टेस्ट वीकली आपको देना होता है। तो ये है नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 5 का। स्टेज 6 में क्या होता है ना, लास्ट जब चैप्टर खत्म हो जाती है ना, तो आपको ओवरऑल मिला के एक 50 मार्क्स का टेस्ट देना होता है, 50 मार्क्स एमसीक्यू टेस्ट देना होता है, एमसीक्यू टेस्ट। तो ये सारा चीज के बाद आपका क्या होता है कि कंप्लीट एजुकेशन उस पर कंप्लीट होता है, तब जाकर आप क्या करते हो कि अपना जो प्रिपरेशन वो बेस्ट होता है। इतना सारा। इसके अलावा बाबू ध्यान से सुनना, ये तो कम हो गया, इसके अलावा हम लोग पास एग्जामिनेशन बहुत तरह से हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे एक एग्जाम हम लोगों का होता है, इसके अलावा एक एग्जाम होता है, वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बिरयानी टेस्ट। बिरयानी खाए हो कि नहीं खाए हो, बिरयानी का स्वाद चखा है कि नहीं चखा है, बिरयानी का स्वाद कैसा होता है बताओ। ये टेस्ट भी ना एकदम बिरयानी जैसा फीलिंग दिलाता है। और ये टेस्ट का नाम ना स्टूडेंट लोग रखा बिरयानी टेस्ट, मैंने नहीं रखा है। वो लोग जब एग्जाम दिया ना तो उसका एहसास हुआ कि भाई सर इसका स्वाद जो है ना बिरयानी जैसा है, इसीलिए इसका नाम बिरयानी टेस्ट होना चाहिए। तो बिरयानी टेस्ट क्या होता है बाबू, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं ना, इतना घुमाया हुआ रहता है, चारों को चारों ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग टाइप रखता है, जहां पर आप लगेगा कि ये चारों सही होगा या लगेगा कि इसमें कोई सही नहीं है, ऐसा लगेगा। बिरयानी नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है दिख जाएगा, यहाँ पे लिखे है बिरयानी। तो बिरयानी टेस्ट में क्या होता है बाबू, बिरयानी में टेस्ट में क्या होता है ना, तो इसमें ना आपको क्या लगेगा, दिखेगा ना, आपको ऐसा फील होगा कि चारों ऑप्शन सही। जैसे आप नोटिस करना इस बार जो एमसीएल का एग्जाम हुआ था उसमें आप क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को देखना, ईसीएल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना। बहुत सारे बच्चे ना ऑप्शंस की वजह से कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा होगा नहीं होगा। तो हम लोग प्रिपरेशन में बिरयानी टेस्ट में ऐसे सवाल को डाल देते हैं ना कि जो बच्चा का दिमाग को एकदम पूरा मचोड़ कर रख देगा, आपका दिमाग को एकदम पूरा ट्विस्ट कर देगा। तो अगर आप गलती यहीं पे करोगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगा, इतना आप जान लो। जो घर में गलती करता है वो बाहर गलती नहीं करता है। तो घर में आप गलती करो, मेरे यहाँ बिरयानी टेस्ट में गलती करो, आप 20 में गलती करो, 50 मार्क्स टेस्ट में गलती करो। इसके अलावा हम लोग टेस्ट सीरीज डाल दिए, अभी टेस्ट सीरीज का सुविधा उपलब्ध करवा दिए। टेस्ट सीरीज क्या है, टेस्ट सीरीज जब आपका एग्जाम होगा ना बाबू, तो एग्जाम के समय ना आखिरी समय में आप लोगों को टेस्ट सीरीज का टेस्ट देना पड़ेगा, कंटिन्यू टेस्ट देना पड़ेगा। वो है टेस्ट सीरीज, उसमें पूरा क्वेश्चंस मिक्स करके आपसे पूछा जाएगा हर चैप्टर से बना के, तो वो होगा टेस्ट सीरीज का सुविधा। तो इतना सारा एग्जाम है, आप बताओ। पहला है वीकली 20 मार्क्स टेस्ट, वीकली 20 मार्क्स टेस्ट, वीकली रोज का 20 मिनट का डिस्कशन, वीकली 20 मार्क्स टेस्ट, फिर चैप्टर खत्म होने के 50 मार्क्स का टेस्ट, बिरयानी टेस्ट, टेस्ट सीरीज। इतना सारा एग्जाम है, इतना सारा एग्जाम जो बच्चा फेस करेगा वो कहाँ गलती करेगा तुम बताओ, कहीं नहीं रिजल्ट होगा बताओ। इतना सारा स्टेज में और इतना सारे एग्जाम के साथ बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा तो कौन बच्चा फेल करे बताओ। जो लैंग्वेज में अभी बात कर रहा हूं ना, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, यही लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बारे में बच्चों लोग सवाल पूछ रहे, यही लैंग्वेज होता है, तो कौन बच्चा फेल करे बताओ। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी लास्ट में 3 महीने में लाइव क्लासेस पढ़ाया ना, लाइव क्लासेस में ना जो बच्चे क्लास किए ना आपको बताएंगे, आप यकीन नहीं करोगे। जब एग्जाम थी ना, एग्जाम अभी तो नॉर्मली मैं 4 डेज का अनाउंसमेंट किया हूं बाबू, जानकर हैरत होगा। हम लोग 7 डेज, वीक में 7 दिन होता है ना, और 1.5 घंटा का क्लासेस का मैं प्रॉमिस किया था। 7 डेज क्लास हुआ, सप्ताह में 7 दिन पढ़ाया हूं मैं, और टाइमिंग उन लोग का 2 से 2.5 घंटा तक रहता था, 2 से 2.5 घंटा तक रहता था क्लास में। अभी भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हो, बहुत सारे बच्चे होंगे तो कमेंट करके बता दो सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। 7 दिन पढ़ाया हूँ मैं। हम लोग का टारगेट होता है डियर स्टूडेंट्स, केवल एक ही चीज का टारगेट होता है हम लोगों के पास, वो टारगेट एक ही रहता है हम लोग के पास डियर स्टूडेंट्स। वो टारगेट ये होता है कि किसी तरह करके बच्चों को पास करवाना। इसीलिए हम लोग 1 बैच का ही टारगेट लेते हैं, बस 1 बैच, एक ही बैच चलता है हम लोगों के पास। दूसरा बैच का कोई जगह नहीं, दूसरा बैच का कोई जगह नहीं, बस एक ही बैच हम लोग पढ़ाते हैं। एक बैच से दूसरा बैच नहीं हो सकता है। जब भी पढ़ाऊंगा एक बैच ही पढ़ाऊंगा। जितना बच्चे आएंगे जो पूरा का पूरा फोकस एक जगह ही होना चाहिए, फोकस नहीं गड़बड़ाना चाहिए, मतलब एक ही बैच में पढ़ाई होगा, एक बैच से दूसरा बैच नहीं बनेगा। अगर मुझे 2 घंटा भी टाइम देना तो एक ही बैच के देंगे, 3 घंटा टाइम देना तो एक ही बैच को देंगे, दूसरा बैच के लिए जगह ही नहीं है मेरे पास, सोच ही नहीं उसके प्रति।
जिसको आना है उसी बैच में आके क्लास करेंगे, नहीं आना है नहीं आ पाएंगे। तो ये होता है तैयारी का प्रिपरेशन। इसलिए बच्चे इतना ज्यादा फोकस, इतना ज्यादा टाइमिंग देने के बाद ही बच्चे रिजल्ट कर पा रहे हैं। आप क्लास करते हो वहां पे क्या होता होगा, सप्ताह में 3 दिन क्लास मिलता होगा, 1 घंटा करके पढ़ाते होंगे, तो कहां से होगा। अब देखो ना, ये तो आपका दोगुना है। आप जहां पर 6 महीना लगा रहे हो तो दोगुना है। हम लोगों का स्पीड बहुत फास्ट है, आप सोच नहीं सकते हो। हम लोग एक दिन का रिकॉर्ड है, हम लोग एक दिन सिंगल क्लास में 450 क्वेश्चन प्लस 450 क्वेश्चन प्लस मैं बोल रहा हूँ, 450 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन किए। इतना में 2 बुक बन जाएगा जितना हम लोग एक दिन में डिस्कशन किए। जब वहां क्लास स्टार्ट हुआ था उसमें 450 प्लस क्वेश्चंस का डिस्कशन किए एक दिन में, सिंगल डेज में। अब सोचो, इतना सारा सवाल पूछा, क्या जवाब दिया। कैसा सवाल, ऐसा होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है, ठीक है, ऐसा सवाल। रैम का ग्रेडियंट कितना होता है, होल रोड का एग्जामिनेशन कौन करेगा। आंसर आ रहा है, बच्चे लोग टाइप करके अपना आंसर दे रहा है, ऐसा आता था। लोग टाइप कर रहे हैं आंसर को, इस तरह सवाल पूछा जाता था। माइनर स्टेशन बना रिजर्व स्टेशन से कितना मीटर तक पावर केबल नहीं होगा, ठीक है। डिटोनेटर का प्राइम चार्ज क्या होता है, डिटोनेटर का बेस चार्ज क्या होता है, शॉर्ट फायरिंग में डिग्री 3 माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग करने के लिए कितना फेस में हवा होना चाहिए। इस तरह का सवाल होता था और वो एक बार में जवाब देते थे। 2 घंटा क्लास में 450 क्वेश्चन खत्म, पूरा माइनिंग का आधा सिलेबस खत्म, वही खत्म, एक ही दिन में खत्म। बताओ लेवल हाई जाएगा कि नहीं, कैसे नहीं निकालेगा वो। क्लास हिंदी में होगा क्या, बिल्कुल क्लास हिंदी में होगा। मेरा इंग्लिश उतना शार्प नहीं है बाबू कि हम तुमको इंग्लिश में पढ़ा पाए, क्लास पूरा हिंदी में होगा। तो डियर स्टूडेंट देखो, अगर इतना सारा बच्चों पे फोकस किया जाए तो रिजल्ट काहे नहीं होगा, बताओ बताओ काहे नहीं होगा रिजल्ट, बताओ। तो ये सारे रीजंस थे ना, दैट्स व्हाई उनका सिलेक्शन हो पाए एग्जामिनेशन में। क्लासेस के ये सारा खास बातें इसलिए होता है, हम लोग बच्चा को शुरू से लेकर लास्ट तक फोकस करते हैं कि उसका रिजल्ट दिलवाना है। टारगेट एक ही होता है कि रिजल्ट देना है, मतलब देना है, रिजल्ट करवाना है। सोच यही रहता है कि रिजल्ट, अगर 10 सीट भी अगर रहेगा ना, आप नोटिस करना बाबू, एक बात मेरा नोटिस करना, अभी तक हम ना यूट्यूब पे ना कोई भी ऐसा चैनल, कोई भी मेरा ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें हम ओबीसी कितना सीट आया है, जनरल का कितना सीट है, एससी का कितना सीट है, कितना कट ऑफ गया। आप देखो मेरा एक भी वीडियो इस पर बनाया हो मैं, कभी भी कोई भी वीडियो ऐसा उस पर हुआ है, कभी भी मेरा एक भी वीडियो बना है कि जनरल ओबीसी एससी एसटी का सीट कितना है। जिस दिन आप सोचते हो ना, अपना धर्म से अपने आप पे यहाँ पे हाथ रख के बोलना दिल में, जिस दिन आप सोचोगे ना कि मेरा एससी है, मेरा तो हो जाएगा, उस दिन आपका नहीं होगा। आपको हमेशा अपने आप को ये सब मिला के यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, आपका टारगेट ये दिखना चाहिए। जिस समय आप अपने आप को एससी रखते हो ना, अपना लेवल को अपना बेंच मार्क खुद सेट कर देते हो कि मेरा बस यहीं तक जाना है, और जो बेंच मार्क होता है उसको बहुत कम ही लोग क्रॉस कर पाते हैं कि मेरा तो 80 में हो जाएगा, बस आपका आएगा 78 नंबर, जाओ। दिक्कत यहीं पे, आप बेंच मार्क ही गलत सेट कर लेते हो। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, कभी हम एससी एसटी ओबीसी जनरल पे कितना आया, कितना सीट आया, क्या आया नहीं आया, हम कभी वीडियो नहीं बनाते हैं ना। तो कट ऑफ कितना जाएगा इस पे मैं वीडियो नहीं बनाता। क्यों? मेरा सोच एक ही होता है, बस अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो आपको 100 लेकर आना है। आपका सोच ये होना चाहिए कि 100 नंबर का एग्जाम है, आपको 100 लेकर आना है, बस आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 100 में बस 100 लेकर आना है। आपका सिलेक्शन हो ना हो भगवान के भरोसे, लेकिन आपको 100% अपना परफॉर्मेंस करके आना है। ये रिजल्ट आपको देना है। आप अपना फोकस को ना इस पे, मार्क्स पे करो, अपना परफॉर्मेंस पे करो। और हम लोग किस पे फोकस करते हैं, एससी का कितना सीट है, एसटी का कितना सीट आया, ओबीसी वाला कितना है, हम जनरल में मुझे कितना लाना पड़े, ये सब नहीं सोचना है। आज के बाद एकदम मत सोचो, सिंपल सोचो कि भाई मुझे 100 में 100 लाना है, चाहे 4 गो सीट रहे या 10 गो सीट रहे, मुझे करना है, मतलब करना है। ये सोच के साथ करोगे, आपका जॉब 100% होगा। जिंदगी में जो गलती करते हैं उसको दूर करो। अब समय आ गया, अब सुधर जाओ। अब अगर नहीं सुधरोगे तो कोई सुधार नहीं पाएगा तुमको। तुम्हारा उम्र भी, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, टाइमिंग भी घट रहा है, तो आप अपने आप को सुधारो, ठीक है बाबू, इन सब चीजों के साथ। तो ये सारे चीजों के साथ ना जो क्लासेस होती है, इसके अलावा क्लासेस को और विशेषता है। विशेषता नंबर 1, क्लासेस ऑनलाइन होती है तो आपको क्या होता है ना, इसमें फायदा मिलता है कि आप अगर क्लास नहीं कर पाए किसी दिन, जैसे बहुत बार होता है बच्चों का क्या हो गया कि तबीयत खराब है, किसी बच्चे का क्या हो गया कि शादी में जाना है, फ्रेंड का शादी है, रिलेटिव में शादी है, चला गया, क्लास नहीं कर पाया। मेरा हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लास में एक नंबर आपके लिए जरूरी है। तो क्लासेस छूट जाएगी, ऑफलाइन में अक्सर छूट जाता था, बच्चे लोग छूट जाते थे। तो ऑनलाइन क्लास में है ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग सर्वर पे आपको मिल जाएगा, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग का सुविधा। यानी आप क्लास नहीं कर पाए ना तो नेक्स्ट डे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख लो, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल हो जाएगा। आप उसका रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग को आप चाहो तो 1 महीना बाद भी देख, किस दिन भूल गया तुम, कभी इंटरव्यू देने जा रहा है तो देख लो। हम लोगों के यहाँ इंटरव्यू को प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हम लोग बताते हैं कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको
ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आप हाथ में कैसे पहनोगे, आपका घड़ी कैसा होना चाहिए, स्लीव कैसा होना चाहिए, हाथ कैसा होना चाहिए, शूज का कलर क्या होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं ताकि जॉब कहीं से कहीं ना उसको लगे ही लगे, जॉब ही लेना है उसका टारगेट। अब 22-23 साल हो गया, अब जॉब नहीं लेगा तो कब लेगा, हाँ जब बुढ़ाएगा तब, है कि नहीं। जॉब 25 साल से पहले लग जाना चाहिए और शादी 27 साल से 28 साल के बीच हो जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे जॉब लगता है 32 में, शादी होता है 40 में। जब बच्चा 20 साल का होता है तो बाप 60 साल में रिटायर, ठीक है, यही है कंसेप्ट। देख तो वीडियो रिकॉर्डिंग तुमको मिल जाएगा वहाँ पे, वीडियो रिकॉर्डिंग तुमको जैसे मिलेगा तो वहाँ से तुमको क्या कर सकते हो, क्लास को कर सकते हो, किसी और दिन भी तुम दूसरा क्लास भी कर सकते हो, देख सकते हो, मतलब तुम्हारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग का। ये एक बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम लोग कभी बच्चों पे ना फीस को लेके ना हम लोग किसी तरह का प्रेशर नहीं दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि माइनिंग का पढ़ाई, ठीक है, इस पर बात करेंगे सीएल वाला में। माइनिंग का पढ़ाई में ना सबसे ज्यादा कॉस्टली माइनिंग का पढ़ाई होता है। हम आपको पता है लवली प्रकाशन में जाकर आप सेकंड क्लास का क्लास कर लो कोई भी टीचर के पास, आपको 7 डेज का ना 7 डेज का क्लास में ना आपको नानी नहीं याद दिला दे तो बोलना 7 डेज का मिनिमम 10,000 चार्ज कर देंगे। 10,000, 1,000 नहीं, 7 दिन का क्लास का 10,000 चार्ज करेंगे वो। लवली प्रकाशन धनबाद में जाके आप पता कर लो, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास जाओ 15,000, 10,000, 9,000 से नीचे बातें नहीं करता है। हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे पता है कि बच्चे का स्ट्रगल क्या होता है, जॉब कितना इंपॉर्टेंट होता है मिडिल क्लास फैमिली में। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट था बाबू, एक अपना जो क्लासेस है इसका इंपॉर्टेंस भी दिखाना इंपॉर्टेंट था, और दूसरा इंपॉर्टेंट था कि मुझे क्या बोलता है कि एक फीस बच्चे लोगों से लेना वो भी इंपॉर्टेंट था। तो दोनों चीज को बैलेंस करते हुए हम लोग केवल मंथली फीस 700 रुपीज रखते हैं, ओनली 700 कि मंथ में आपको 700 पे करना, बस ओनली मंथली वाइज। आपको जिस समय करना करो, साथ आप क्लास करो कंटिन्यू, बस ये पे करना है। और ये भी रिफंडेबल है, रिफंड आप करवा सकते हो, रिफंडेबल है। आपको अगर मान लो क्लास समझ में नहीं है, आप YouTube पे क्लास किए, 1 सप्ताह क्लास किए, 10 दिन क्लास का नहीं समझ में, 700 रुपये वापस लीजिए। हाँ, इसमें ना 400 रुपये का एनरोलमेंट एक फी लगता है जो कि लाइफ टाइम के लिए, मतलब इंस्टीट्यूशन में एक बार आप जुड़ोगे ना तो लाइफ टाइम तक आपका 400 रुपये में एनरोलमेंट चलेगा। आप कोई फ्यूचर में सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास कुछ भी करना चाहो, आप इंस्टीट्यूशन में जुड़ना चाहोगे तो आपको फिर कभी फी नहीं देना पड़ेगा। और अभी ऑफर में क्या है, ये दोनों मिला के 1100 हो रहा है, तो आपको ऑफर में भी कितना मिल रहा है, आपको ये पूरा का पूरा ऑफर में 999 में ही मिल रहा है, मतलब 999 में आप इसको परचेस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देखो पढ़ाई करने का बहुत सारा तरीका, पढ़ाने के बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन डेडिकेटेड टीचर बहुत ज्यादा जरूरी है, डेडिकेटेड स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलेगा और उसका कोच अच्छा ना हो तो सचिन तेंदुलकर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, और केवल कोच अच्छा हो और सचिन तेंदुलकर अगर अच्छा नहीं खेले तो सचिन तेंदुलकर परफॉर्मेंस तो भी अच्छा नहीं होगा। दोनों को बैलेंस करके चलता है बाबू। आप लोग का भी मेहनत चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको भी अपना मेहनत देना पड़ेगा। आप अगर मेरे भरोसा आ जाओगे, सर तो करवा रहे हैं यहाँ पे 20 मार्क्स का टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, इतना सारा सर टेस्ट लेते हैं, डिस्कशन करवा, तब तो मेरा हो ही जाएगा, हम तो जाके क्लास में मूर्ति बन के बैठे रहेंगे चुपचाप, हम तो ऐसे बैठ जाएंगे क्लास में, बाबू नहीं होगा। मत आना, हाथ जोड़ता हूँ, मत आना, मेहनत नहीं कर पाओगे मत आना, प्लीज मत आना। मेरे पास भेड़ बकरी का जरूरत नहीं, मुझे चाहिए पढ़ने वाला लड़का जो खुद के प्रति मेहनत करे। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सुनिए ना, लाइव क्लास चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। यूट्यूब में जुड़ जाइए, यूट्यूब में लाइव क्लासेस हो रही है। हाँ यूट्यूब में जुड़ जाइए, लाइव क्लासेस हो रही है, ठीक है ना। सब क्लासेस के लिए फोन कर रहे हैं लोग, सर क्लास ज्वाइन करना है, क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे जुड़ा हूं तो मैं आप तक अपनी बातों को पहुंचाऊंगा। तो ये सारे टेक्निक्स होते हैं बाबू, जिससे बच्चे क्या करते हैं, जॉब अचीव करते हैं, जॉब होता है उन लोगों का, है ना। ये सारे टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। उन लोगों को मैं इतना मेहनत ही करवा देता हूँ, इतना खटाई देता हूँ। सबसे बड़ा बात सुनो, जब लास्ट में एग्जाम चलेगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो आपका अपडेटेड सर्कुलर, अपडेटेड रूल्स, अपडेटेड रेगुलेशन, जितना भी डीजीएमएस का वेबसाइट है, जितना भी आपका कोल इंडिया लेवल पे सरकारी संस्था का जितना भी आपका वेबसाइट्स है ना, जो कुछ भी अपडेट होता है ना, उसका नोट्स भी आपको मिलेगा। सिलेबस ना पूरा A to Z माइनिंग का इंक्लूड है। टोटल माफ करना 25 से भी ज्यादा बुक्स को सम्मिलित करके बनाया गया है। पूरा बुक्स का मेरे पास चार्ट अभी लगा हुआ अलमीरा में, तुम कैमरा घुमा दूंगा तो तुमको दिख जाएगा। उतना सारा बुक्स को हम लोग फॉलो करके बनाए हैं। कौन सा बुक्स इंक्लूड नहीं है नोट्स में, सब चीज को कंप्रेस करके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बना के दे दे रहा है, कैप्सूल जैसा दे दे रहा है। नोट्स का तीसरा खास बात, नोट्स 2.1 प्रोवाइड किया था, जो कि कहीं नहीं होता है। नोट्स 2.1 में क्या है ना, सिमिलर डेटा एट सिमिलर प्लेस। 7 दिन में क्या क्या एग्जामिन करना है एक जगह मिलेगा, 3 दिन में एग्जामिन क्या क्या करना है एक जगह मिलेगा, 24 घंटा में एग्जामिन जो करना है एक जगह मिलेगा, ग्रेडियंट जितना है सब एक जगह मिलेगा, प्रोविजन जितना है, में जैसे कैंटीन के लिए कितना आदमी चाहिए, शेल्टर के लिए कितना आदमी चाहिए, सारा डेटा एक जगह मिलेगा। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा, एक बार में आंसर लिखोगे। 3 मीटर का जितना डेटा है, जहां जहां 3 मीटर लिखा गया है, चाहे वो सीएमआर में हो, सर्कुलर में हो
या फिर एक्ट में हो, 3 मीटर का सारा डेटा आपको एक जगह मिलेगा। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा, एक बार में आप याद करोगे, एक बार पढ़ोगे, अच्छा 3 मीटर का ये सारा है, कैसे भूलोगे बता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेवकूफ जैसा क्लास करने आते हैं, सर वहां पकड़ाते हैं, लिखो रे, क्या लिखो तो बताओ, लिखो बेंच का एज से दूरी, सॉरी ओपन कास्ट माइंस का कॉर्नर से एज से दूरी कितना होगा पत्थर का, 3 मीटर, फिर उसका लिखो 15 मीटर, उसका लिखो 20 मीटर, 10 जगह पढ़ते हैं, दिमाग का भी दही बन जाता है, याद भी नहीं होता है। अगर उसी चीज को अगर सिंपलर वे में करें तो कहीं नहीं याद रहेगा बताओ। तो वो क्लासेस का खास बात है, इन सब चीजों से क्या होता है, बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं और उनका रिजल्ट हो जाता है, जो कि आप सोचते रहते हैं और बाकी लोग सोचते रहते हैं। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से 4 महीना 3 महीने में रिजल्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, मैं रियल बात बताऊं, आप क्लासेस में ना बहुत सारे बच्चे अगर है इंस्टीट्यूशन का तो कोई रिप्लाई करके बता दे, अगर मुझे और 15 डेज का टाइम मिलता ना तो क्लासेस का रिजल्ट ना, जो तुम 25% 20% देख रहे हो ना, अभी 35% होता, 10% और रिजल्ट बढ़ जाता। 3-4 बच्चा ना वेटिंग लिस्ट में आ गया, उसका 20 नंबर के अंदर ही, एक नंबर आधा नंबर या सेम नंबर बचते उसका पीछे चला गया, इसलिए उसका नहीं हो पाया, मतलब एक्यूरेट नहीं हो पाया, रैंकिंग नहीं आ पाया। बोलो क्या बोलो उसको। एक बात और हैरत वाली बात है, देखो एक बात, हाँ एक सवाल बहुत अच्छा पूछा था कि सर क्वेश्चन हार्ड आ रहा, सर क्या करें। बाबू सुन ले, अगर तुम पढ़ने वाला लड़का है ना तो क्वेश्चन भगवान से मनाना है, प्रभु क्वेश्चन हार्ड दीजिए। हाँ बोलिए, हाँ नमस्ते बोलिए। लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए अभी। YouTube का मैं लिंक व्हाट्सएप में हाई भेजिए, मैं YouTube का लिंक दे देता हूं, आप लाइव क्लास को देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो बाबू देखो, बाबू क्या मैं बोल रहा हूँ ना, क्लासेस के बारे में सब फोन कर रहे, क्लासेस जुड़ना है। अभी कहाँ से आया था बाबू, देख अगर मान ले, सुन अगर तुम नोटिस कर, जैसे मान ले बोलता है हार्ड या आसान क्वेश्चन है, देख अगर क्वेश्चन इजी रहेगा ना बाबू तो हर कोई बना देगा, हर कोई आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, तुम देखा है कभी भी, तुम देखा IAS के एग्जाम में कभी भी 60% से ज्यादा कट ऑफ किया है, 60% से ज्यादा, बेवकूफ है, इसमें 60% से ज्यादा कटअप नहीं आता है, बेवकूफ है ना। 60% से ज्यादा कटअप नहीं आता है, और हमारा WCL बहुत चालाक है, इसमें 80, 98, 99 कटअप जाता है। बोलो अब ज्यादा चालाक कौन है, IAS वाला है या फिर WCL वाला है, जिसमें 60% कटअप। तो कटअप ना डियर स्टूडेंट्स, कटअप हमेशा कम जाना चाहिए, क्वेश्चन हार्ड होना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ते हैं तो, अगर बच्चा कोई पढ़ाई करता है ना तो क्वेश्चन हार्ड होना चाहिए, एकदम हार्ड टफ होना चाहिए, ताकि केवल वही बच्चे का सिलेक्शन हो जो मेहनत करके गया है। खेलने कूदने वाला बच्चा एक दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, पुराना नोट्स देख लिया, चल के एग्जाम देने, वही तरह का हल्का हल्का सवाल आ गया, बना के आ गया और रिजल्ट हो गया, ये कोई रिजल्ट नहीं। क्वेश्चन टफ होना चाहिए। आप लोगों को जानकर सबसे ज्यादा हैरत हुआ कि मेरा जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है ना, ECL में ज्यादा हुआ है, ECL में ज्यादा हुआ है WCL से। WCL में बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ECL में ना ज्यादा सिलेक्शन हुआ WCL का तुलना में। कारण नहीं है कि जो पढ़ेगा उसका ECL फिक्स था, जो नहीं पढ़ेगा, जो नॉर्मल लड़का होगा, आप देखे होंगे आसपास अपना रिजल्ट देखो, आपको पता चले कि बच्चा पढ़ता नहीं था, WCL में हो गया रिजल्ट। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं, रियल है, ये होगा ही होगा, लेकिन ECL में नहीं हो पाएगा उसका, ये रियल है, ये होना ही है, ये होगा ही होगा। इसमें उस लड़के का कोई चीटिंग नहीं, कोई धोखा नहीं, एकदम रियल फैक्ट है इस पे। तो एक टॉपिक इस पे था, तो क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, हमेशा टफ होना चाहिए। एक सवाल क्वेश्चन कैसा आना चाहिए, हमेशा एग्जामिनेशन में टफ होना चाहिए। तो अगर कभी कोई बात करे बहुत क्वेश्चन टफ आ गया तो बोलना कि भगवान से मनाओ कि और टफ आए, क्वेश्चन हार्ड नहीं, हाँ लेकिन अपना प्रिपरेशन हार्ड करना कि हम अगला बार और मेहनत करके जाएंगे। ताकि देखो इस बार बताओ कितना कट ऑफ गया, 44 मैक्सिमम। अब तुम बताओ अगर 45 नंबर लेकर आता तो तुमको कोई रोक पाता, बताओ तो, या तुम 44 से ले पाता तो रोक पाता, 43 में रोक पाता, WCL में देखो 99 में भी नहीं हो, बताओ कौन अच्छा है। अब बताओ यहाँ पर तो आपका ऑप्शन है 44 से लेकर 50 के बीच आप कोई भी नंबर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आपका तो बस खत्म हो गया। 100 नंबर लाया, 100 से ज्यादा क्या लाओगे, 101 थोड़ी ना है आपके पास, तो ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ने लिखने वाला का लड़का कहाँ ऑप्शन है, यहाँ 100 नंबर तो खत्म, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है 44 गया है, लाओ अगला बार 48 होगा, रिजल्ट आपका ही सिलेक्शन होगा, रैंक 1 आपका होगा। तो ये सारी चीजों पे इसलिए क्वेश्चन हार्ड होना चाहिए। और हमारे इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा रिजल्ट ECL का हुआ है, ये भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर मेहनत करने वाले थे, ठीक, सब पढ़ के गए, इसलिए इसमें ज्यादा रिजल्ट हुआ। WCL नहीं निकाल पाए ज्यादा लोग, कुछ लोगों को दोनों जगह हुआ है, इसमें भी, और 1 या 2 लड़का का सिर्फ WCL हो, बाकी सब ECL का ही निकाला हुआ है, सबके ECL में ही रिजल्ट हुआ है। एक सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों के बीच से आ रहा था कि सर क्या चीज के बारे में पूछना चाह रहे थे, एक सवाल और आ रहा था, सर ट्यूशन का फी क्यों लेते हैं आप, ट्यूशन का फी क्यों लेते हैं। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आया था, ये मैं भी आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, कि बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। डियर स्टूडेंट देखो, जब आप कोई चीज के लिए पे करते हो ना, कंसंट्रेशन पूरा होता है, ये नॉर्मल बात है, सब बोलेगा, लेकिन मैं कुछ अलग हट के बताऊंगा कि जो रियल फैक्ट्स है, जो रियल फैक्ट्स उस पर मैं बात करता हूँ।
जीवन में ना तुम लोग हर जगह इन्वेस्टमेंट किया है। आपको पता है माइनिंग में आप एक लेटर को इधर से उधर करने के लिए, पीडीपीटी ट्रेनिंग लेने के लिए, लैंड हैंडलिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लेने के लिए इतना इतना खर्चा कर देता है। इवन तुम पार्टी जब करता था, एक पार्टी में 600 से 1000 रुपए तुम आराम से उड़ाता, कहीं घूमने जाता तो 2000 तक खर्चा करता है। दोस्त के साथ जाता तो खर्चा करता है, कहीं पर भी गया एक नॉर्मल पिज्जा भी खरीदोगे तो 250 रुपए पड़ेगा, एक नॉर्मल रिचार्ज भी 600 का हो गया आज के डेट। तो तुम बताओ, अगर तुम्हारा जो करियर जिससे बन रहा है, अगर उसके लिए तुम महीने का 700 रुपए पेमेंट भी किया, जिसके लिए टीचर तुम्हारे सामने इस तरह से रोज 1.5 घंटा खड़ा होकर बके कैमरा के सामने खड़ा होकर, अब तुम खुद बताओ तो क्या खराबी बताओ। अब वो टीचर एकदम पूरा फुल प्रिपरेशन के साथ आया है, जो ये बोलता है कि मेरे पास एकदम पूरा सिलेबस बना हुआ, सिलेबस पूरा तैयार है, A to Z सारा माइनिंग का, सारे टॉपिक्स रेडी हैं, सारा कुछ पढ़ाना क्या उसको एकदम अच्छे से पता है, एवरीथिंग उनके पास रेडी है। वो एकदम कंप्लीट कोर्स तुमको करवा रहा माइनिंग में, फ्रॉम बिगिनिंग टू टॉप लेवल, मतलब जहां से स्टार्टिंग होता है दैट इज द मेथड से लेके एकदम इन्फिनिटी तक, सेफ्टी कॉन्फ्रेंस तक तुमको करवा रहा है, जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। यूट्यूब के माध्यम से या फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से पॉसिबल नहीं। कोई भी उतना कंसंट्रेशन नहीं देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि बहुत दिन का रिसर्च है। तो इसका एक छोटा सा अमाउंट क्यों नहीं मिलना चाहिए। आप अपना घर में छोटा भतीजा, छोटा बच्चा, भाई या छोटा किसी ना किसी को पढ़ते या पढ़ाते होगे, आप जाके देखो उसका मंथली फी आज की रेट में 600-700, 1000, 2000 तक लेते हैं टीचर, जो कि उनको कुछ नहीं, उसका जस्ट एक बच्चा क्लास का स्टूडेंट है, उसके लिए वो 2000 तक चार्ज कर देता है। आप लोग तो इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स हो, आप लोग ऐसा बात करते हो कि सर फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते, बताओ वैल्यूज नहीं है इसका। और एक बात, मैं फ्री में स्टार्ट किया था, आपको जानकर हैरत होगा, अभी जाके देखो टीचमेंट में मेरा लास्ट वीडियो अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट का वीडियो। पता है कितना बच्चा ज्वाइन किया था? 554 फ्री ऑफ कॉस्ट जब क्लास करवा रहा था ना, कितने बच्चे लास्ट बैच में आए थे पढ़ने? 30 लोग आए और लास्ट में 20 बच्चा बचा। 1.5 घंटा की क्लास में, सुन लो, 1 घंटा में 1 घंटा होते होते 20 बच्चा बचा था। 554 बच्चा में 30 बच्चा आया, 20 बच्चा बचा। उसी दिन शपथ लिए थे कि नहीं, फ्री में देने का वैल्यूज नहीं है तुम लोगों के पास। जब इसी चीज का पैसा लगेगा ना, तुम लोग आएगा पे करने के लिए। उस वीडियो में जो लास्ट वाला वीडियो होगा उसमें ये बात बोला, तुम जाके देखना, और सारे डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। दैट्स वाई फ्री में नहीं पढ़ाता, क्योंकि वैल्यू ही नहीं। फ्री का चीज का तुम क्या वैल्यू दिया बताओ? दुनिया कौन चीज फ्री का चीज का वैल्यू देती है? हवा फ्री में मिला, प्रदूषण कर दिया। पानी फ्री में मिला, दूषित कर दिया। मिट्टी फ्री में मिला, पोल्यूटेड कर दिया। क्या चीज फ्री का वैल्यू बताओ? जो फ्री में मिला उसको नुकसान किया, है कि नहीं? कोई वैल्यू नहीं। फ्री में माँ बाप का प्यार भी जो मिलता है ना, उसको भी तुम बेइज्जत करते हो। फ्री का चीज का वैल्यू नहीं होता, इसलिए पे करो, क्लास करो। हाँ, तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम होगा, जो भी स्टूडेंट का फैमिली प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, ईमानदारी से मेरे साथ बात करना। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि तुम किसी भी फील्ड में झूठ बोल के तो मेरे से नहीं बच पाओगे, है कि नहीं? तो बताना, मैं उसका हेल्प जरूर करूँ। इतना चीज के लिए मैं रेडी। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं यूट्यूब में आऊंगा, बीच में आप लोगों के साथ लाइव सेशंस लूंगा, जब भी मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, ये पॉसिबल है। इस चीज के लिए मैं करूंगा। लेकिन कंप्लीट कोर्स, अरे 6 से 8 महीना का क्लासेस, आप सोचो ना, अगर 8 महीना का क्लासेस है और महीना में टोटल, एक सप्ताह में टोटल 4 क्लास होती है और वीक में टोटल आपका 4 वीक है, तो टोटल कितना सारा क्लासेस है ना? 64, मोटा मोटी 120 के आसपास टोटल क्लासेस चल जाते हैं हम लोग, 120 के आसपास। तो इतना सारा क्लासेस ले पाना पॉसिबल नहीं है 1.5 घंटा से 2 घंटे का, वो भी यूट्यूब में आके या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं करेगा, ईमानदारी से मैं बताऊं तो मैं भी नहीं करूंगा। दैट्स वाई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड करके करना होता है, ठीक है? तो ये एक बात रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट की नहीं होता है। और जब तुम पे करोगे ना, तो खुद भी कंसंट्रेट करोगे, जिसको लिए तुम पे करोगे ना, उसके भी सवाल करोगे कि सर मैं पे कर रहा हूं, तो आप बताइए इसमें काहे ऐसा हो रहा है, आप काहे नहीं अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? फ्री में तुम भी छोड़ देगा और हम भी छोड़ देंगे, उसका भी वैल्यू होना चाहिए। देखो, एक सवाल पूछा था कि सर ईसीएल में बहुत टफ सवाल आया था, तो एग्जाम में सर ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करें सर, रिजल्ट कैसे होगा? बाबू देखो, अभी तो बताया ईसीएल में टफ सवाल आए तो बहुत अच्छा है, आपको प्रिपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। अब एक सवाल बहुत देरी से आ रहा है, सर वैकेंसी के बारे में बताइए, वैकेंसी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जानकर फिर से खुशी होगी कि आने वाला टाइम में दिसंबर से जनवरी महीना के बीच में आप लोगों का CCL, SCCL और ECL, इन सारे कंपनीज का वैकेंसी मिलने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है? इन सारी कंपनी का वैकेंसी मिलने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अपना प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे रखो, पीक लेवल पे रखो। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन चौका मारेंगे, ये सोच के साथ चलो। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन चौका लगाएंगे, ये सोच होना चाहिए। तैयारी अपना रखो। हम लोगों में गलती ये होता है, हम लोगों का ये गलती होता है, हम लोग क्या सोच के साथ चलते हैं, हम लोग का थिंकिंग क्या होता है? हम लोग थिंकिंग का सोच होता है, अरे भाई अभी तो एग्जाम में नहीं है, पढ़ के क्या करें? फिर पूरी वैकेंसी निकल जाती है, फिर हम लोग फॉर्म भर देते हैं, फिर याद आता है अच्छा कहीं कोई पढ़ा रहा है क्या,
तो उसके पास ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ज्वाइन कर लिए, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर डियर स्टूडेंट्स उसके बाद याद आता है कि अच्छा पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ने के बाद फेल हो जाते हैं, फिर ये हो जाता है अरे पहले से पढ़ते तो शायद हो जाता, फिर भूल जाते हैं, फिर वैकेंसी आती है तो फिर तैयारी करते हैं। और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट वो क्या करते हैं, वो पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, जब एग्जाम आता है तो क्या करते हैं, उसमें एग्जाम में अपने को शार्प करते हैं। डियर स्टूडेंट, जॉब निकालने के लिए दो चीज जरूरी है, याद रखना, मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो कोई बताएगा नहीं। जॉब के लिए ना दो चीजें जरूरी है, एक चीज है प्रिपरेशन, ध्यान से याद रहे, प्रिपरेशन, दूसरा है शार्पनेस। प्रिपरेशन का मतलब है आपकी तैयारी, जो आप पढ़े हो, डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, 2, 3, एचपी सोनीज रूल रेगुलेशन एक्ट सर्कुलर पढ़े हो, तुम्हारा कोई भी मनीष जी पांडे जी का बुक पढ़े हो, एलसी का साहब का बुक पढ़े, जो पढ़े हो दैट इज द प्रिपरेशन, जिसपे आप नोट्स बना, प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन का पार्ट है। शार्पनेस अलग होती है, शार्पनेस का मतलब होता है कि तेज करना, जो आपके पास हथियार है उसको धार बनाना। प्रिपरेशन का मतलब होता है हथियार को मजबूत करना, मतलब आपके पास अगर तलवार है, तलवार को आप ठोक पीट के मजबूत कर रहे हो तो ये हो गया प्रिपरेशन, और उसमें अगर आप धार चढ़ा रहे हो तो ये हो गया आपका शार्पनेस। तो शार्पनेस से ही एग्जाम क्रैक होता है, प्रिपरेशन से केवल आपकी तैयारी होती है, लोगों को पता चलता है कि आप अच्छा पढ़ते हो, लेकिन जॉब नहीं निकलेगा। अच्छा प्रिपरेशन करने वाला लगा लो WCL और धुरंधर लगा लो, WCL और ECL में जाके मुंह के बल गिरा है, जाके चेक कर लो। तुम में से भी बहुत सारा लड़का होगा जो ECL में WCL में एक नंबर वास्ते नहीं हो पाया होगा, क्यों? आपको नहीं आता था, सवाल का जवाब आता था, आप नहीं कर पाए, बोल दो कि सर हमको नहीं आता था, हम नहीं कर पाए। 90% बच्चों का प्रॉब्लम यही है कि उसको पता है, उसका जवाब मालूम है क्या होता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते। 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसीलिए, क्यों पता है? इसके पीछे लॉजिक पता ही नहीं, इसके पीछे लॉजिक है शार्पनेस है ही नहीं, इसलिए नहीं होता है। ह्यूमन एरर बोल के एक चीज होता है हर इंसान में, वो ह्यूमन एरर डियर स्टूडेंट्स आपको दूर करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने अंदर का ह्यूमन एरर दूर कर दिया ना, उस दिन आपका रिजल्ट फिक्स है। वो दूर कैसा होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इतना तरह का एग्जाम रखे हैं, डेली डिस्कशन, वीकली 20-20 टेस्ट, एक चैप्टर खत्म होने का 50 मार्क्स टेस्ट, फिर टेस्ट सीरीज का सुविधा, बिरयानी टेस्ट देना होगा, फिर क्या होता है कि नोट्स के ऊपर भी बहुत बार थ्योरी लिखना पड़ता है। तो इतना सारा टेस्ट दोगे, तुम्हारा अंदर शार्पनेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम देखो खुद आपका एग्जामिनेशन में जिसमें 18 नंबर से 17 नंबर जाएगा ना, उस दिन तुम खुद बोलेगे सर एक नंबर घट गया कैसे, हमको और बढ़ाना है, हमको और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज के ऊपर है। और वैकेंसी का जहां तक बात है तो ECL WCL के ऊपर मैं तो बताया अभी तक, टोटल कोल इंडिया में इतनी सारी कंपनीज है, टोटल माइनिंग सेक्टर पे माफ करना, माइनिंग सेक्टर में टोटल 12 से 15 कंपनी है। तो इतना सारे कंपनी में अगर वैकेंसी अगर 5 साल में कोई 3 निकालेगा ना, तो आपको 5 साल में भी कोई निकालता है ना, तो आपको 3 वैकेंसी तो हर साल आपको मिलेगी। बशर्ते आपको ये देखना पड़ेगा कि 10 वैकेंसी 8 वैकेंसी तो क्या मतलब है, हमको तो तैयारी करना है, हमको जॉब निकालना है। आप जानोगे डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, GPCL में ना 8 वैकेंसी था, मेरा स्टूडेंट एग्जाम देने गया 4 का सिलेक्शन हो गया, बताओ। GPCL में 8 वैकेंसी था, मेरा स्टूडेंट 4 ही किया था एग्जाम देने, 5 किया था, उसमें से 1 का बाद में हुआ, 4 का सिलेक्शन पहले हो गया। अब बताओ, गुजरात नहीं सॉरी GMDC, माफ करना, GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हो गया सिलेक्शन। उसका मैं प्रीवियस वीडियो भी बना के डाला हूं, आप देखो उन लोगों का डिटेल, आप लोगों से मैं बीच से है। और खंडोली इंस्टीट्यूट, वो भी कोई भागा और निस्सा और आसनसोल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट नहीं थे, खंडोली के थे, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। वैसे इंस्टीट्यूशन के रिजल्ट लड़का लोग कर देता है, वो भी इतने सारे लोग सिलेक्शन हो जाता है, तो ये भी चौंकाने वाला रिजल्ट रहा, और हर बार हुआ है, इस बार भी होगा और आगे भी होता रहेगा। और जो बाहर वेट कर रहे हो, तुम वेट करते रहो, तुम देखते रहो, और हम लोग रिजल्ट करते रहेंगे। कुछ बच्चों का मैसेज आया था चैट के माध्यम से, मैं देख नहीं पाया हूँ, चैट दिखता है यहाँ से? मैथ्स का कितना % क्वेश्चन आता है, ये सब सवाल बाद में आएगा डियर स्टूडेंट, सब डिपेंड करता है आपका। जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर क्या डिपेंड करता है, मैं बता देता हूँ। जैसे आप कौन सब्सिडरी का दे रहे हैं, जैसे आप टाटा और बाकी कंपनी का दोगे तो ज्यादा मैथ्स के ऊपर रहेगा, एक पूरा का पूरा सेशन ही लेते इसके ऊपर। लेकिन आप CCL या ECL का एग्जाम दोगे तो उसमें मैथ्स का सवाल ही नहीं आता है। WCL में इस बार नहीं तैयारी, WCL में नॉन टेक पढ़ाया भी नहीं, कोई एग्जाम में भी नहीं आया। दैट इज द एक्सपीरियंस। आप जैसे नए बच्चे होंगे तो क्या करेंगे, आप पूरा पढ़ लोगे, पूरा का पूरा पढ़ के जाओगे धुरंधर जैसा, और आपका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा पढ़ के गए, आपको ये भी नहीं पता कि वो पढ़ना कितना है। रियल फैक्ट ये है, इसीलिए क्लासेस का जरूरत पड़ता है, सच्चाई यही है। आप पास करोगे, लेकिन आपको क्या होगा ना, 2-3 एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, 3-4 बार फेल होना पड़ेगा एक बार निकलने के लिए। और वही जब कोई टीचर के पास जाओगे ना, तो पढ़ा रहे हैं, उनको पता है
कि ये चीज़ इसमें गलती होता है, ये चीज़ इसमें आता है, ये चीज़ इसमें आता है, और वो गलती आपको करने नहीं देंगे, आपको वो गलत चीज़ पढ़ाएंगे नहीं, आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, तो आपका रिजल्ट होगा। है कि नहीं? समझ में आया मेरी बातें, मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आप में से अगर कोई बच्चा क्लास अगर ज्वाइन करना चाहता है, हम लोगों का जो सेशन का जो क्लासेस चल रही है, 1 जून यानी कल से ही क्लास स्टार्ट होगा, कल से ही 1 जून से सारा का सारा क्लासेस आप यहाँ से क्लास को परचेज करके क्लास को कर सकते हो। अभी 4 डेज क्लासेस चलेगी वीक में। टाइमिंग जिसका होगा आपका कितना बजे से टाइमिंग होगा? टाइमिंग रहेगा 8 PM से 9:30 PM, याद रहे 8:30 से 9:30 PM, बस एक ही बैच चलेगा, इसके बाद दूसरा बैच कुछ नहीं, ठीक है? एक ही बैच चलेगा 9:30 PM तक। और अगर जब बच्चे लोगों का आप लोग एग्जाम कुछ होगा या कोई भी चीज आएगी ना, तो ये जो टाइमिंग 4 डेज है ना, ये टाइमिंग भी प्लस बढ़ जाएगा और ये जो टाइमिंग है ये भी बढ़ जाएगा। एकदम जेन्युइन बात, ठीक है ना? दोनों बढ़ जाएगा एग्जाम के समय। लेकिन अभी कोई एग्जाम वगैरह है नहीं, अभी नॉर्मल एकदम अस्थिर से पढ़ाई करेंगे हम लोग, हर चीज के बारे में जानेंगे, और ये बेसिक लेवल से क्लास स्टार्ट होगा, एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। जैसे कोई बच्चा कैसे छोटा धीरे धीरे बड़ा होता है एकदम, आप यकीन नहीं करोगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का पढ़ाने का तरीका कितना शार्पनेस है। हम लोग पता है प्लान तक बच्चों को दिखाने पढ़ाते हैं, यहाँ पे प्लान दिखाया जाता है प्रैक्टिकली। अभी भी प्लान है, आप देखना चाहोगे तो मैं दिखा सकता हूँ। प्लान आपको यहाँ पे दिखा के समझाया जाएगा कि प्लान है, माइंस का प्लान ऐसा होता है, इस तरह से काम होता है। हर चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपका दिमाग में जाए। वैसा कोई बोला ना मैं, वैसा नहीं मिलेगा आपको कहीं पर, वो कोई उतना नहीं करता। आप अगर देखना चाहोगे तो अभी भी होगा वो, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब आप लोग को और कोई सवाल है तो अपना अपना सवाल को पूछो, ठीक है? अब मैं अलाउ करता सभी को बोलने के लिए, अपना सवाल पूछो। इतने सारे सवाल बच्चों का आए थे, मैं इसका जवाब दे दिया हूँ। अपना सवाल पूछो, जो छूट रहा है वो उसका भी जवाब दे देता हूँ। जिनका मन में कोई सवाल है किसी चीज़ से संबंधित, अपना सवाल पूछो। क्लास से संबंधित हो, अपना प्रिपरेशन से संबंधित हो, या जीवन में कोई आपको भूल भाग सिखा दिया हो, समझा दिया हो, ऐसा अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप पूछो। आपको सारे सवालों का जवाब मैं आपको कर देता हूँ। हाँ हेलो, 10 मिनट बात करता हूँ। हाँ खाना खा लिया, ठीक है? हम 10 मिनट बात करते हैं क्लास में। समझ में आया? आपको कोई भी सवाल है वो पूछो। अभी तक जीवन में आपको सब कोई भ्रमित ही किया है ना? रियल चीज़ जो है, और रियल बात यार, क्या बोलता है कि जो आप जैसे कुछ बच्चे लोग होता है ना, बहुत सारे थोड़ा कंफ्यूजन टाइप होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोग को मिला ही नहीं। और सबसे बड़ा पता है आप लोग के साथ धोखा कौन किया? पता है? कोरोना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे, आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। ये तो रियल बात है। तो एक तकलीफ इसका बहुत ज़्यादा है, कोरोना में बहुत ज़्यादा करियर तबाह हुआ है बच्चों का। तो अब देर मत करो, अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करो। और आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई डाउट है, तो ज़रूर आप पूछो, ताकि मैं आपको जवाब देके आपको समझा पाऊँ कि हाँ क्या उसका खास बात है। आपके मन में कोई सवाल है बाबू, आप सवाल अपना पूछो। तो 2-4 सवाल का डिस्कशन हो जाए। 2-4 सवाल मैं पूछूं, आप लोग तो पूछ नहीं रहे हो। 2-4 सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आप लोगों का कोई सवाल है, आप लोग पूछोगे कि मैं अपना सवाल पूछूं? चलो सवाल आया, चलो कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहा है, मैं पूछ लेता आप लोगों से, आपको बताना है, ठीक है? एमएमबी का पूरा, सॉरी छोटा सवाल से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉम्पिटेंट पर्सन को उम्र कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द एज ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन? व्हाट शुड बी द एज ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन? कॉम्पिटेंट पर्सन का उम्र कितना होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। क्लास में से मौजूद हर एक बच्चा से उम्मीद है कि वो जवाब देगा। क्लास में मौजूद हर एक बच्चा से मुझे रिप्लाई की उम्मीद है वो जवाब दे। कॉम्पिटेंट पर्सन का उम्र कितना होता है? क्या कुछ लोग, मैं सर टेलीग्राम का आईडी क्या है? आप मेरे व्हाट्सएप, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको भेज दूंगा। 8653, अरे यार कैसा राइटिंग चल रहा है? 8653750075। इसमें मेरा ये नाम का मेरा सारा कुछ इसी नाम से मिलेगा बाबू। माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1, स्पेलिंग देख लो 2.1। जो चैनल का नाम है ना, जिसमें यूट्यूब में आप जुड़े हो, टेलीग्राम भी इसी नाम से आपको मिलेगा, टेलीग्राम भी इसी नाम से मिलेगा, और यूट्यूब भी इसी नाम से मिलेगा। दोनों इसी नाम, यही नाम है दोनों, ठीक है? माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1। 2.1 क्या नाम, क्या पता है? सबसे फास्ट के वजह से, इसीलिए इसका नाम 2.1 रखा है। अच्छा, एक सवाल छूट गया, मेरा इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मतलब मेरा कोई खास ऐसा विशेष इंट्रोडक्शन नहीं है। मेरे पास डिप्लोमा और डिग्री दोनों है, मैं डिप्लोमा और डिग्री दोनों किया हूँ, और साथ ही साथ अभी कोल इंडिया में डस्टिंग एंड सैम्पलिंग इंचार्ज के रूप में धोरी खास में पोस्टिंग है मेरा।
सीसीएल का एक कंपनी है धोरी खास, सीसीएल में पोस्टिंग है मेरा धोरी खास में। और यहाँ पे पिछले 3 साल से मैं, मतलब जब से मेरा ज्वाइनिंग हुआ तब से मैं अंडर वेंटिलेशन एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का ही काम को देखता हूँ और यही दोनों डिपार्टमेंट के काम को संभालता हूँ। मतलब मेनली मेरा जो पर्पस है, मेरा काम है पूरा का पूरा सेफ्टी और वेंटिलेशन डिपार्टमेंट का जो वर्क होता है उसको देखना होता है। स्पेशली वेंटिलेशन डिपार्टमेंट के लिए मैं पूरा का पूरा माइंस का वेंटिलेशन जो भी होता है उसको देखना, उसको ठीक ठाक करना मेरा ड्यूटी है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके साथ साथ मेरा 1 साल का आईएसएम में मैं खुद से जॉब किया हूँ। आईएसएम में मेरा 1 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है। वहाँ पे कल्चर क्या है, बच्चों का पढ़ाई का, इन सब चीज़ों के साथ जुड़ा हूँ। और लास्ट में पिछले 4 साल से बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ, 2018 से तैयारी करवा रहा हूँ। इसमें से अभी तक बहुत सारे बच्चों को जॉब हुआ है। उसमें आपका GPCL, WCL, ECL, MCL, NCL, ठीक है, WBPCL और वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, अभी ECL और फिर से WCL में सिलेक्शन हुआ। इन सारे कंपनीज में बच्चों को जॉब हुआ है, सब है। NLC में मेरा बच्चा नहीं है एक भी, और एक क्योंकि उसका एग्जाम भी नहीं हुआ मेरे नज़र में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और इधर आपका इसमें नहीं है, क्या बोलता है, SCCL में बच्चा नहीं है मेरा, क्योंकि उसका भी एग्जाम नहीं हुआ है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उन दोनों में बच्चों का नहीं हुआ है सिलेक्शन, लेकिन बाकी सब जगह बच्चों का सिलेक्शन हुआ। दे ऑल आर, सब अच्छा पोस्ट पे और अच्छे से जॉब कर रहे हैं और एक रिपोर्टेड लाइफ को जी रहे हैं। टॉप टू लाइफ टाटा में भी सिलेक्शन हुआ, वेरी गुड। और इस बार जो था ना आपका बिहार SSC वाला जो माइंस इंस्पेक्टर है, उसमें भी बच्चा का सिलेक्शन हुआ है, इसमें भी जॉब हुआ है। तो आपका सवाल क्या था कि कितना होगा कॉम्पिटेंट पर्सन की उम्र, कितना होना चाहिए, 20 साल, वेरी गुड। कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंट कौन करता है, डॉग केज बाइंडिंग में होगा। कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंट कौन करता है, कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंट कौन करता है, वेरी गुड। कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंट कौन करता है। मैनेजर बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना चाहिए, जल्दी से, मैनेजर बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए किसी का, जल्दी से रिप्लाई दो। मैनेजर बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 6 to 8 मंथ, क्लास का ड्यूरेशन 6 to 8 मंथ। मैनेजर बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 23 है, वेरी गुड। कोई भी ट्रेनी कितना साल की उम्र में कोई भी ट्रेनी के रूप में माइंस में अपॉइंट कर सकते हैं, ट्रेनी की उम्र कितना होगा, ट्रेनी की उम्र कितना होगा, ट्रेनी, कोई भी ट्रेनी माइंस में जो ट्रेनी होता है उसकी उम्र कितना होना चाहिए, वेरी गुड। कितना होगा, 16 साल। ट्रेनी की उम्र कितना होता है, 16 साल। मैनेजर के लिए उम्र कितना होता है, 23 साल, ठीक है। ट्रेनी की उम्र कितना होता है, 16 साल, ठीक है। ट्रेनी की उम्र कितना होना चाहिए, 16 साल होना चाहिए। होल रोड का ग्रेडियंट कितना होगा, जल्दी से, होल रोड का ग्रेडियंट, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है, फटाफट रिप्लाई देकर बताओ। होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होगा, होल रोड का ग्रेडियंट, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होगा, वेरी गुड। कितना होगा होल रोड का ग्रेडियंट, 1 in 16। 1 in 20 किसका ग्रेडियंट होता है, 1 in 20 किसका ग्रेडियंट होता है। डिप्लोमा माइनिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन सा एग्जाम दिया जा सकता है, सभी, जितना आप एलिजिबल हो सब में। आपका सवाल में समझ नहीं पाया, मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूं। 1 in 20 ग्रेडियंट किसका है, 1 in 20 ग्रेडियंट किस रोड का है, किस रोड में 1 in 20 ग्रेडियंट के बारे में जिक्र किया गया है। अरे 18 नहीं है, किस रोड में 1 in 20 ग्रेडियंट का जिक्र किया गया है, कौन सा रोड होना चाहिए, किसका, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। डंप रोडवे, डंप जो डंपिंग होता है, ओपन कास्ट का डंपिंग रोडवे होता है, उसका ग्रेडियंट 1 in 20। रैम्प का ग्रेडियंट कितना होता है, रैम्प का, रैम्प का इसलिए नहीं होता एग्जामिनेशन, बोलो रैम्प का ग्रेडियंट कितना होता है, रैम्प का ग्रेडियंट कितना होता है, रैम्प का ग्रेडियंट, रैम्प, रैम्प को क्या बोलते हैं, रैम्प का एक और नाम है। रैम्प का ग्रेडियंट कितना होता है, 1 in 10। रैम्प का ग्रेडियंट कितना होता है बाबू, रैम्प का ग्रेडियंट तो 1 in 10 होता है। अच्छा से करो जवाब, इसे उल्टा पुल्टा करेगा तो फेल हो जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। होल रोड के ऊपर चलने वाला डंपर का मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, होल रोड पे चलने वाला मैक्सिमम डंपर का स्पीड कितना हो सकता है, फटाफट रिप्लाई देके बताओ, कितना हो सकता है मैक्सिमम स्पीड। ऋषभ प्रसाद, आप बहुत पुराने स्टूडेंट हो, पुराना डेटा है, 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर है, पुराना है। नया डेटा 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 से 40 गलत जवाब है। देखो होल रोड पे जो डंपर चलेगा ना, दैट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर बट नेवर एक्सीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, मैनेजर डिसाइड करे। गणेश, आपका भी जवाब गलत है। यही सब वजह से आप लोगों को सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आप एग्जाम देने जाओगे यही सब वजह से गलती करोगे। पुराना डेटा है ये, आप पुराना बुक्स पढ़ रहे हो, है ना, आप पुराना बुक्स पढ़ रहे हो, गलती आपकी नहीं है। आप जो बुक्स पढ़ रहे हो ना वो गलत है, उसमें पुराना डेटा लिखा हुआ है, अपडेट नहीं किया उसको।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा टॉपिक से पूछो, बताओ टॉपिक बोलो, कौन सा टॉपिक से पूछो। अच्छा बताओ, मफल प्लास्टिंग टेक्निक, ठीक है, मफल प्लास्टिंग टेक्निक कौन सा टेक्निक आएगा ये? वेंटिलेशन से पूछा है, वेंटिलेशन से, ठीक है, चलो वेंटिलेशन है, बताओ एमएमवी का पूरा नाम क्या होता है? वेंटिलेशन में एमएमवी का पूरा नाम क्या होता है? एमएमवी का पूरा नाम क्या होता है? एमएमवी, एमएमवी, एमएमवी का पूरा नाम क्या होता है? ये सिंपल क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर उम्मीद था, एक बच्चा को उम्मीद था, पवन वही लिखा है, मेन MAN नहीं होता है, MAIN, मुख्य है ना, मेन का मतलब आदमी होता है, यहाँ पे मुख्य होगा। चलो, ऑक्सीजन कितना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए? माइंस में ऑक्सीजन कितना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए? जल्दी से टाइप करके बताओ, ऑक्सीजन कितना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए? जल्दी से लिखो रे, लिखेगा रे कि मारे आके तुम। 19% से, गुड। कार्बन डाइऑक्साइड किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए? जल्दी आंसर बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए? बाबू जल्दी रिप्लाई दो, इतना धीरे धीरे देगा तो तब तो बच्चा लाके निकल जाएगा तुमसे। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए? 79 का है लिखा तुम, 0.5% से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए। वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? जल्दी से, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? अब देखो अभी टाइप कर रहा है मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर। अरे खत्म हो गया सवाल, तीसरा सवाल चल रहा है उसके बाद। वेट बल्ब टेम्परेचर, आनंद वो सवाल खत्म हो गया बाबू, ये तीसरा नंबर सवाल चल रहा है। क्या होता है? 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा नहीं होगा। जहां पर 30.5 डिग्री से ज्यादा होगा वहां पर मिनिमम एयर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड रहेगा या 60 मीटर पर मिनट रहेगा, इतना मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ, अगर मेरा एग्जॉस्ट टाइप मैन मैकेनिक MMV लगाना है, एग्जॉस्ट टाइप, तो कौन सा चाणक में लगाएंगे? डाउन का शाफ्ट या अप का शाफ्ट में? बताओ, अगर एग्जॉस्ट टाइप का पंखा लगाना है तो डाउन का शाफ्ट में लगेगा ना अप का शाफ्ट में लगेगा? नहीं, 33.5 नया डाटा ही है, पुराना नया नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, पुराना वाला ही। बताओ सही है, बताओ आप बताओ कि मेरा एग्जॉस्ट टाइप MMV है तो कौन सा चाणक में लगाएंगे? अप का शाफ्ट में या डाउन का शाफ्ट में? कौन सा चाणक में लगाया जाएगा? कौन सा चाणक में लगाएंगे? इसको हम लोग अप का शाफ्ट में लगाएंगे। क्यों? इसका गहराई कम होता है, एयर का फ्लो हमेशा किधर से किधर होता है? एयर का फ्लो कौन सा शाफ्ट से कौन सा शाफ्ट की ओर होता है? एयर का फ्लो कौन सा शाफ्ट से कौन सा शाफ्ट की ओर होता है? किधर से किधर? हाँ, पड़ोसी के घर में खाना बनता है चिकन मटन, तो सर उसका घर से मेरा घर की ओर हवा आती है। हाँ ऐसा क्या क्या बोल रहे सर? पड़ोसी के घर में सर चिकन मटन बनता है ना सर, तो हवा हो ना सर उधर से मेरा तरफ आ जाता है। चलो, हमेशा एयर का जो फ्लो होता है ना डाउन का शाफ्ट से अपकास्ट की ओर होता है, क्योंकि डाउन का शाफ्ट में एयर डेंसिटी ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है वो देखो, जैसे मान लो कि मेरे चाणक, जैसे दो तरह का चाणक होता है, एक होता है मेरा डीसी शाफ्ट, एक होता है अपका शाफ्ट। डीसी शाफ्ट क्या होता है? डीसी शाफ्ट का मतलब होता है जैसे ये वाला जो चाणक इसका गहराई ज्यादा है, इसको डीसी शाफ्ट, इसका गहराई कम, इसको बोलते हैं हम लोग यूसी शाफ्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? यूसी शाफ्ट। तो यूसी शाफ्ट और डीसी शाफ्ट, यहाँ पे क्या है, इसका जो हाइट है ना, जैसे मान लो ये हाइट है, तो इस हाइट के बराबर यहाँ पर हवा है, जितना हवा यहाँ जमा हो उतना हवा यहाँ जमा है, ठीक है ना। तो ये हवा का वेट और ये हवा का वेट दोनों क्या होगा? बैलेंस। लेकिन इसमें इतना हवा जो है ना एक्स्ट्रा है, इसमें इतना हवा क्या है? एक्स्ट्रा है। तो इसकी वजह से क्या होगा ना, यहाँ का एयर का डेंसिटी इसके ज्यादा में ज्यादा होगा, तो एयर हमेशा इधर से इधर जाएगा, ठीक है ना। एयर हमेशा इधर से निकलकर इधर जाएगा। तो ये वाला क्या है? डाउन का शाफ्ट, और ये वाला अप का शाफ्ट, तो इधर जाएगा। तो पंखा मेरा एग्जॉस्ट है तो हमको इसको यहीं पे बैठाना पड़ेगा, जो खींचने का काम करेगा। अगर तुम इधर बैठा दोगे तो ये जो हवा इधर जा रहा है और ये खींचेगा उल्टा तरफ, तो नहीं काम करेगा ये, इसको भी उसी तरह डायरेक्शन में बैठाना पड़ेगा ताकि हवा को इधर खींचे। तो पंखा क्या होगा ना, इधर खींचने के लिए बैठाना होगा, जो कि हवा को इधर खींचेगा। तो ये जो इधर पंखा खींच रहा है इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट टाइप फैन। कभी क्लास में और डिटेल से बताऊंगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा बताइए, मतलब ऐसे ही टाइम पार कर देना। और ये जो पहले जो हवा फ्लो हो रहा था जब पंखा तुमने लगाया था, ऑटोमेटिक जो फ्लो हो रहा है, इसी को बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन, जिसे बोलते हैं NVP।
और ये जो एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से हवा फ्लो हो रहा है इसी को बोलते हैं मोटिव कॉलम, एनसी, COLUMN, मोटिव कॉलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोटिव कॉलम। जितना एक्स्ट्रा के कारण हवा फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड मोटिव कॉलम। जो हवा फ्लो हो रहा है, जिस प्रेशर के कारण हवा फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं NVP, दैट इज द नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। और जो हवा बन रहा है उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। ठीक है, सारा चीज इसी में, दैट इज डाउन, इसको बोलेंगे डाउन का शफ्ट, इसको बोलेंगे अप का शफ्ट। कभी और अच्छे से डायग्राम बना के समझाऊंगा कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसा फ्लो करता है। अभी जस्ट ऐसे ही मन किया तो थोड़ा सा बता दिया। माइंस में पानी है मेरे पास, कितना ले जाने का प्रावधान है? पर पर्सन के हिसाब से कितना पानी ले जाना है? पर पर्सन के हिसाब से कितना लीटर पानी ले जाने का प्रावधान है? जल्दी से, कितना लीटर? 2 लीटर। कितना लीटर होगा वो? 2 लीटर पानी ले जाने का प्रावधान है। ठीक है, फर्स्ट एड रूम का फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए? फर्स्ट एड रूम का फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए? फर्स्ट एड का फ्लोर एरिया क्या होता है? ड्रिफ्ट क्या होता है? एक सवाल पूछ रहे, ड्रिफ्ट क्या होता है? कोई ट्रांजेक्शन पिलर है, रेवेन्यू पिलर के बारे में पूछा, जरा मैं बता देता हूँ। 10 स्क्वायर मीटर होता है, बता देता हूँ। कुछ बच्चों का सवाल आया, समझा देता हूँ। ड्रिफ्ट क्या होता है? देखो माइंस में क्या होता है ना, 2 चीज होता है, एक होता है इंक्लाइन, एक होता है ड्रिफ्ट। दोनों सेम लेकिन दोनों में अंतर। अगर कोई माइंस में, ध्यान से सुनना, अगर कोई माइंस में, ध्यान से सुनना, देखो अगर ये कोयला का सीम है, ठीक है, और ये मेरा सरफेस है, तो सरफेस पे कोयला सीम तक अगर कोई रास्ता बना हुआ है ऐसा करके, ये जो रास्ता बना हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग इंक्लाइन, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन। ठीक है, इंक्लाइन। इस तरह से मोड ऑफ एक्सेस में बहुत सारा चीज होता है। इसमें शाफ्ट होता है, इंक्लाइन होता है, एडिट होता है, डिक्लाइन होता है। ठीक है, इसके साथ मतलब ड्रिफ्ट होता है और स्टेपल पिट होता है। ये सारा का सारा टर्म सिर्फ मोड ऑफ एक्सेस से रिलेटेड है, माइंस में जाने का रास्ता से रिलेटेड है। इसके अलावा लेवल, क्रॉस कट लेवल, ड्रिफ्ट, क्लोज कट लेवल, ड्रिफ्ट, और क्या बोलते हैं आपका, कौन सा गैलरी होता है, लेवल गैलरी और डीप गैलरी, ये सब भी होता है। तो वो सब चीज के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। एक छोटा सा सवाल पूछा, उसी का एक पार्ट है, मैं बता देता हूँ कि आप सवाल पूछा, बोले कि ड्रिफ्ट क्या होता है। देखो अगर मान लो एक कोयला सीम था और सरफेस, ये मेरा सरफेस है, तो सरफेस से लेके कोल सीम तक अगर कोई रास्ता हम खोल दिए दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्लाइन बोले। और अगर मान लो 2 कोयला सीम के बीच अगर कोई रास्ता इसी तरह इंक्लाइन बना हुआ है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलेंगे। ड्रिफ्ट कभी भी सरफेस तक नहीं होता है, ये पत्थर में इसको बनाया जाता है, पत्थर तक चलाया जाता है। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट कभी सरफेस पे नहीं होता है। ड्रिफ्ट क्या होता है? एक सीम से दूसरा कोल सीम को कनेक्ट करने के लिए होता है। ड्रिफ्ट कभी भी सरफेस, और जो इंक्लाइन होता है वो सरफेस तक होता है। मतलब इंक्लाइन जो होगा ना वो सीम से लेके अप टू सरफेस तक एक्सटेंड होता है, ये अंतर होता है। हाँ हेलो हेलो, वो एक्सटेंड होता है। ठीक है, अरे बहुत सारे टॉपिक्स है यार, बहुत कुछ आएगा। सर डॉग केसेस वाइंडिंग या हॉलेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखो जो वाइंडिंग होता है ना, वाइंडिंग आप लोग देखे होगे नहीं पता नहीं, जहाँ पे वाइंडिंग लगा होता है ना, तो वाइंडिंग में जो ओवर वाइंडिंग होती है, ओवर वाइंडिंग, तो ओवर वाइंडिंग के केस में ना केज को ऊपर में लटकाने के लिए एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है। मैं डायग्राम अभी देखूंगा, मेरे पास डायग्राम है कि नहीं, एक स्पेशल टाइप का ना इस तरह से ना कुछ लगा होता है, इस तरह से आप देखोगे। तो ये क्या करता है ना, इसको होल्ड करता है केज को ऊपर में, उसी को डॉग केसेस बोलते हैं, जिसको होल्ड करने का काम करता है केज को ओवर वाइंडिंग के समय। दैट इज कॉल्ड, ये वाइंडिंग का पार्ट जो आप लोगों के सवाल में आया था। और क्या सवाल है, पूछो, अपना सवाल पूछो यार, सवाल पूछो। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो अपना सवाल को पूछो। ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर, देखो जब हम लोग सर्वेइंग करते हैं ना, तो सर्वेइंग करने के लिए बोला जाता है ऐसा कुछ चीज को लेना है जो ट्राई जंक्शन का पार्ट हो। ट्राई जंक्शन मतलब कोई 3 रास्ता आके मिला हो, वहां पे कोई तिराहा, कोई ऐसा स्टैचू या कुछ लगा हो, उसको लेना है। या कोई रेवेन्यू पिलर जो सरकार का राजस्व का पिलर हो, ठीक है, उन सारे पिलर्स को रेफरेंस लेकर सर्वेइंग किया जाता है, तो बोला जाता है वो उसका पार्ट है। और थोड़ा सा इसमें कुछ मेरा सब मिसिंग हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, रियलिटी यही है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा सर्वे का कंसेप्ट है। एक बार मैं बच्चों के पास अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं आपको इसको देख के मैं बता पाऊंगा, एक बार पढ़ के, क्योंकि पूरा का पूरा सर्वे का चीज है। जहां तक मेरा ध्यान में इतना ही मुझे पता अभी तक, एक बार मैं अच्छे से देख के आपको फिर बता पाऊंगा। क्या एक सवाल है सर, क्वेश्चन एक वॉल्यूम 123, वॉल्यूम 1 to 3, अच्छा हो जाएगा। स्टेमिंग क्या होता है? अरे यार स्टेमिंग, प्राइमिंग, हाँ स्टेमिंग, प्राइमिंग, ठीक है, चार्जिंग, ये सब तो कॉमन बात है, ये शॉर्ट फायरिंग का पार्ट है। स्टेमिंग का मतलब होता है होल के अंदर जो तुम बारूद डाले उसके बाद गोला माटी से ठसानी करना को स्टेमिंग बोलते हैं।
प्राइमिंग का मतलब होता है एक्सप्लोसिव के अंदर डिटोनेटर को इंसर्ट करना, चार्जिंग का मतलब होता है उस एक्सप्लोसिव को होल के अंदर डालना, ठीक है, ये सब बोलते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट इनिशिएशन होता है अगर प्राइम कार्टेज को तुम पहले डाल रहे हो और सेकेंडरी कार्टेज को बाद में डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनिशिएशन। स्पोर्ट लेवल क्या होता है सर? स्पोर्ट लेवल कंटूर लाइन बता देता है। देखो स्पोर्ट लेवल क्या होता है, देखो माइंस में क्या होता है ना, माइंस में जो नॉन आरएल होता है अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है, जो अंडरग्राउंड माइंस में जब हम लोग क्या करते हैं ना, बेंच मार्क नहीं बोलूंगा, अंडरग्राउंड माइंस में सरफेस समुद्र तल से कितना गहराई तक गया है उसका मार्किंग करते हैं हम लोग प्रत्येक 150 मीटर पे। तो जो प्रत्येक 150 मीटर पे जो डिनोट करना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट लेवल, उसको स्पोर्ट लेवल बोला जाता है। सरफेस पे सेम चीज को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस लेवल, दैट इज द आरएल, रिड्यूस लेवल। और जिस आरएल के बारे में डिटेल्स लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग बेंचमार्क, जिसका रेफरेंस लेके काम करते हैं, नॉन आरएल। और आरएल को मिलाने से जो रेखा बनती है उसको बोलते हैं कंटूर लाइन। सब चीज पार्ट है बाबू, सब चीज का पार्ट है। आप लोग चैट कर रहे हो ना तो चैट वैनिश हो जा रहा है। हाँ एक बार और आया सवाल कुछ, सब स्पोर्ट लेवल क्या है सर बता दिए। ब्लोन आउट शॉट क्या होता है? ब्लोन आउट शॉट और ब्लोन थ्रो शॉट दो तरह का पार्ट होता है। ब्लोन आउट का मतलब होता है कि कोई एक्सप्लोसिव को जैसे तुम ब्लास्ट किया, लैक ऑफ स्टेमिंग मटेरियल या प्रॉपर स्टेमिंग मटेरियल नहीं होने के कारण क्या हुआ, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होकर सामने की ओर निकल आया, दैट इज कॉल्ड ब्लोन आउट शॉट। और यही वाला एक्सप्लोसिव अगर ब्लास्ट होके, अगर पार्टिंग कम था कोयले का, अगर तोड़ के एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होके उस पार चला जाएगा तो ब्लोन थ्रू शॉट बोलेंगे हम लोग। ये दो तरह की चीजें होती है। और है कुछ सी क्रैम्प क्या होता है? क्रैम्प नहीं होता है, क्रीपर होता है, क्रिम्पिंग होता है। क्रैम्प कहां पढ़ लिया तुम? क्रैम्प CRAMP। अच्छा सवाल पूछो, SKT विजन जो सवाल है ना, आप अच्छा से स्पेलिंग लिखो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओबी का क्या जानना है? ओबी का मतलब होता है ओवरबर्डन, मैं समझा दे रहा हूँ। ओबी का मतलब होता है ओवरबर्डन स्पॉइल बैंक। ओबी बेंच अलग होता है, जो हम लोग बेंच बनाते हैं, स्पॉइल बैंक अलग होता है जहाँ पर ओबी को डंप करते हैं। तो स्पॉइल बैंक के बारे में आता है, जैसे टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट करके उसको हमको रखना है स्पॉइल बैंक। ध्यान सुनो ध्यान से बाबू, देखो जैसे टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट करके बेंच बना के रखना है, मैक्सिमम 3 बेंच बनाना होगा। एक बेंच का हाइट 30 मीटर होगा, मैक्सिमम हाइट 90 मीटर होगा। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो 1:1.5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसको बोलते हैं टो, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ओवरऑल स्लोप एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द बेंच, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द बेंच, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं टो। टो से मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा कोई भी रोडवे ट्रैक का 100 मीटर के अंदर नहीं रहेगा। बहुत सारा चीज है, इतना ही नहीं है, बहुत सारा चीज है, कितना जानेगा, ठीक है ना। और क्या जानना है? रुको यार, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। P4 का यूज बताइए। P4 क्या है ना, बता रहे हैं। P4 एक तरह का एक्सप्लोसिव है जो इंडिया में नहीं बनता है, उसका हम लोग इक्विवेलेंट P5 यूज करते हैं, उसका अल्टरनेट इंडिया में नहीं होता है। क्रिम्पर, वही तो बोले ना, क्रिम्पर। पहले जो एक्सप्लोसिव यूज होता था बाबू, पहले एक्सप्लोसिव का तुमको याद होगा, पहले हम लोग सेफ्टी फ्यूज और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते थे। तो एक्सप्लोसिव के अंदर क्या होता था ना, एक्सप्लोसिव जैसे मान लो ये है, इसके अंदर बारूद का डस्ट होता था, उसको निकाल कर सेफ्टी फ्यूज डालते थे और उसको जोड़ने के लिए क्रिम्पर का इस्तेमाल करते थे। तो क्रिम्पर का इस्तेमाल उसमें होता था, क्रिम्पिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए, एक्सप्लोसिव को सेफ्टी फ्यूज को जोड़ने के लिए। अभी नहीं यूज होता है, अब उसका यूज खत्म हो गया, क्रिम्पिंग करने के लिए। वॉल्यूम 1 to 3 देशमुख पढ़ा बाबू। देखो अभी तक सिलेबस में मेरा 25 से बुक्स प्लस है और डीजे देशमुख तो 1 to 3 रहेगा ही रहेगा इस पर, ठीक है ना। वो पहले से है और उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, वो डोंट वरी। हाँ, लॉन्गवेल के बारे में एक्सप्लेन कीजिए सर। बाबू देखो लॉन्गवेल एक बार में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉन्गवेल मैकेनाइज्ड माइंस का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, जिसमें क्या होता है कि जो फेस होता है ना, उसमें मतलब 100 से 120 मीटर तक फेस को एक साथ चलाया जाता है और जिसकी लेंथ होती है तुम्हारा लगभग 100 से 120 मीटर से ज्यादा लंबा होता है। जैसे देखो मान लो ये मेरा लॉन्गवेल है, इसका लंबाई अगर 100 से 120 मीटर से 200 मीटर तक ऐसे कोई डेटा है, 100 से 200 मीटर तक होता है इंडिया मैक्सिमम। और ये जो लेंथ होती है आपका अप टू थ्रू आउट द माइंस बाउंड्री तक होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरत होगा कि लॉन्ग वॉल पूरा 1 से 1.5 क्लास लगे पूरा क्लास पढ़ने में इसके बारे में, ठीक है ना। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग क्या होता है, रिट्रेटिंग क्या होता है, सैल्वेजिंग ऑपरेशन क्या होता है, पावर सपोर्ट क्या होता है, शेयरर मशीन्स क्या होता है, DRD क्या होता है, सिंगल रेंजिंग ड्रम शेयरर क्या होता है, AFC क्या होता है, स्टेज लोडर क्या होता है, कन्वेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पावर सपोर्ट को आगे कैसे बढ़ाते हैं, सारा चीज का पार्ट है। स्टेबल क्या होता है, एडवांसिंग, रिट्रेटिंग, सारा कुछ इसी में पढ़ना पड़ेगा। एक चीज है नहीं, तुमको मैं एक बार बोल दूंगा और हो गया खत्म। लॉन्ग वॉल का सेटअप करोड़ों में आता है, तुमको क्या लग रहा है 2 मिनट में खत्म हो जाएगा? एक बेसिक है ना। तो जब कभी क्लास करवाएंगे डिटेल्स में, क्लास में जब जुड़ के रहोगे तो सारा चीज तुमको मिलता रहेगा, सारा चीज पता चल जाएगा। ओपन कास्ट का सबसे बड़ा मशीन है बकेट व्हील एक्सकैवेटर, ठीक है। लक्स थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। लक्स क्या है ना, लाइट का यूनिट होता है। लक्स और लुमेन, 10 लुमेन बराबर 1 लक्स। लाइट्स को मेजरमेंट करने के लिए एक इक्विपमेंट आता है, मैं ला के कभी दिखा दूंगा, मेरे पास है वो। हम लोग वेंटिलेशन डिपार्टमेंट में सारे इक्विपमेंट को रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, लाइट का इंटेंसिटी को मापा जाता है कि लाइट कितना इंटेंसिटी का है, उसके जरिए हम लोग मापते हैं।
तो जिस पॉइंट पे तुमको मापना होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसको प्लेस करके तुम इंटेंसिटी को मापोगे, दैट इज लक्स मीटर। उसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग लक्स बोलते हैं। वो इंटेंसिटी होता है कि लाइट कितना तेज है और कितना धीमा है। जैसे मान लो तुम्हारे आंख में अगर टॉर्च मारेंगे तो ज्यादा लाइट लगेगा, इंटेंसिटी ज्यादा है, और कम वाला के लिए आप में से बता सकता है ज्यादा इंटेंसिटी के लाइट की वजह से कौन सा रोग होता है आंख का? आंख का एक रोग होता है, अगर ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट आंख में जाए तो एक रोग होता है, उसका नाम बता सकते हो? बताओ। हॉरिजॉन माइनिंग बताइए। एकदम नहीं बताऊंगा, अभी मेरा मूड भी नहीं है और मुझे अभी ध्यान में भी नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। सर माइन वेंटिलेशन में एयर कंडीशन क्या होता है? माइन वेंटिलेशन में एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग कुछ माइंस में जरूरत पड़ता है डियर स्टूडेंट। जैसे एयर कूलिंग होता है ना, उसमें एयर कंडीशन होता है। कुछ माइंस में इसका सेटअप भी किया गया, वो भी आईएसएम द्वारा किया गया है। हम उस समय आईएसएम में काम कर रहे थे तो उस समय इसका सेटअप पे काम चल रहा था। तो उसमें क्या होता है, एयर को कूल करने का भेजने का व्यवस्था होता है। इस पे डीजे देशमुख पे भी इसका डिटेल्स आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ये है, इसको बोलते हैं एयर। उसमें जैसे आप लोग माइंस में कूलर का इस्तेमाल करते हो ना, जस्ट वैसा ही कुछ है, आप समझ लो मोटा मोटी। ओपन कास्ट माइंस का सबसे बड़ा मशीन तो बता दिया, बकेट व्हील एक्सकैवेटर है, हो तो गया। इस सेल का कटअप क्या जाएगा सर, एक बार लास्ट बता दीजिए बाबू। देखो कटअप पे भी तो मैं चर्चा नहीं करता, फिर भी मार्क्स आ चुका है। आप देखो 40-39 तो नंबर तो दिख ही रहा है, 40 नंबर तक बच्चों को सिलेक्शन हो रहा है जनरल में। बाद बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा, मैं उस पर नहीं ध्यान देता हूँ। मेरा सोच यही होता है कि भाई 40 है तो 40 नंबर लेकर आओ, 44 लाया तो तू काहे कम लाया, बस इतना बता। वो 44 लाया, तुम में क्या कमी था बताओ, हम क्या कमी की, इससे ज्यादा नहीं आता। निस्टिग्मस गलत जवाब है, ग्लेयर होता है ना। निस्टिग्मस रात में कम लाइट की वजह से जो बीमारी होता है। फिर भी आपके लिए ताली तो होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जवाब दियो। निस्टिग्मस आंख से रिलेटेड रोग है और वो भी लाइट की वजह से होता है, लेकिन कम लाइट में। जो ज्यादा लाइट की वजह से उसमें ग्लेयर इफेक्ट बोलते हैं, ग्लेयर इफेक्ट होता है। एसेशनल डिसेशनल वेंटिलेशन का पार्ट है, एसेशनल वेंटिलेशन और डिसेशनल। जिस तरह से होमोट्रोपल और एंटीट्रोपल होता है उस तरह एसेशनल डिसेशनल होता है। एसेशनल में क्या होता है, माइंस में जो एयर का फ्लो होता है डिस्ट्रिक्ट के एक खास पॉइंट से खास पॉइंट की ओर जाता है, मतलब किधर से किधर जा रहा है। एसेशनल में नॉर्मली क्या होता है, डीप से राइज की ओर जाता है, और डिसेशनल में राइज से डीप की ओर जाता है। वैकेंसी के बारे में कुछ बोलिए सर। देखो बाबू, अभी पहले मैं वैकेंसी के बारे में बताया हूँ कि अभी 3 वैकेंसी आप लोगों के पास है दिसंबर जनवरी तक। अभी तक दिसंबर जनवरी तक अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाओ, टाइम बहुत कम मिलेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपकी जो वैकेंसी आएगी, मेरा जहाँ तक मेरा जो मुझे पता है, SCCL, ECL और क्या था, ECL, SCCL और एक था क्या था, क्या था एक था, SCCL, ECL क्या बताए थे, 3 बताए थे ना, SCCL, ECL, अरे क्या था, क्या बताए थे यार, हाँ CCL, सॉरी CCL, ये 3। और NCL का भी चांस है। NCL बीच में अपना वैकेंसी को रोक दिया था, उसमें आपको पता है कि कुछ पता नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ था कि नहीं मालूम नहीं है आपको, आप लोग अच्छे से पता होगा। तो वो NCL रोका हुआ है, तो NCL का भी वैकेंसी मिलेगा कुछ दिन में, और जब भी NCL निकालेगा ह्यूज वैकेंसी निकालेगा। NCL में टोटल सुन लो बाबू 1200 वैकेंसी था, ठीक है, रियल डेटा ही है, जिसमें से वो 3 बार एग्जाम लिया, 3 टाइम्स लिया है। वो बोला था कि हम टोटल वैकेंसी को 5 बार डिवाइड कर देंगे, टोटल 1200 वैकेंसी को 5 भागों में बांट देंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया था वो, तो कितना हो जाएगा इसका, 12 दूना 5 दूना 10 और 5 दूना 20, 240 करके सीट निकालेंगे, ठीक है। तो 3 बार वो निकाला है, 2 बार निकालना उसका भी बाकी है, तो उसका भी ड्यू है, वो भी वैकेंसी निकालेगा NCL भी। NCL में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट है, और NCL का सैलरी सोच के दिमाग घूम जाएगा। एक महीने का सैलरी 70-80 हज़ार तो आराम से चला जाता है, 70 to 80,000। CCL कंफर्म में मिलेगा ही मिलेगा। CCL का प्रिपरेशन अभी से प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दो। मोटा मोटी एक बात बताऊंगा, अभी से प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दो। जीवन में बहुत कुछ है, जीवन में बहुत कमाएगा, है ना, खर्चा नहीं कर पाएगा इतना कमाएगा, ठीक है। अभी से प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दो, और अच्छा इंस्टीट्यूशन से प्रिपरेशन लो जहाँ पर तुमको प्रॉपर गाइड सब चीज़ मिले, ठीक है। इंक्लाइन ड्रिल एंड वर्टिकल ड्रिल्ड के बारे में बता दीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना, इंक्लाइन ड्रिल और वर्टिकल ड्रिल हम लोग बोरिंग का एक पार्ट है, बोरिंग में हम लोग करते हैं। जब कभी बोरिंग किया जाता है, कोरिंग के लिए, कोरिंग या बोरिंग करते हैं हम लोग, तो बहुत बार क्या होता है, शार्पनेस कम होने के कारण, या फिर स्पीड में करने के कारण, या फिर हार्ड रॉक के कारण क्या होता है, इंक्लाइन हो जाता है। इसको पता करने के हम लोग HCl का इस्तेमाल करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड होता है, उसको हम लोग बोतल के अंदर डाल के हम लोग उस फोल में डालते हैं, उसमें एक निशान बन जाता है, वहाँ से हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। ये पूरा का पूरा आपका इसका पार्ट है। जैसे क्या बोलते हैं ना कि एक सेकेंडरी पार्ट है, देखो एजुकेशन का भी 2 पार्ट है, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है, जैसे माइनिंग मेथड, सपोर्ट, वेंटिलेशन, ये सारे चीज प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या हो गया, जैसे सर्वे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो गया, फिर आपका हो गया तुम और बोरिंग वाला चीज आ गया, तो ये सब चीजें।
तो आप पहले प्राइमरी चीज पे ज्यादा फोकस करो, मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। हम लोग प्राइमरी को छोड़कर सेकेंडरी में इतना पड़ जाते हैं ना कि सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है। वेज कट एंड फैन कट ड्रिल क्या होता है? वेज कट और फैन कट फेस में लगने वाला, मतलब तुम खुद बता रहे हो कि ड्रिल है, मतलब एक पैटर्न ऑफ होल है, होल का पैटर्न है, उसमें हम लोग लगाते हैं। फैन में नॉर्मली 45 डिग्री एंगल्स पे रखना होता है, वेज में 45 होता है, और फैन में नॉर्मली 60 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है। दोनों फेमस इंडिया में, दोनों चलता है, ठीक है। और क्या बताएं, किसको और क्या समझाएं? सम्प के बारे में। सम्प बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जहाँ पर अंडरग्राउंड माइंस में पानी को जमा करके रखते हैं, उसको सम्प बोलते हैं हम लोग। वाटर को जहाँ पे स्टोर किया था सम्प बोलते हैं, छोटा बड़ा जो भी होता है सम्प होता है। इस पर भी बहुत अच्छा वीडियो में बच्चा लोगों को पढ़ाया था, सम्प के ऊपर होता है ना, बहुत अच्छा। लास्ट क्लास में ना पूरा सम्प के बारे में पढ़ाया था, उस पर एग्जाम में सवाल भी आया। सीट कितना कितना रहेगा सर? देखो बाबू एग्जाम में, हाँ डीजीएमएस 29 जुलाई, वेरी गुड, एक सवाल छूट रहा, माइनिंग सरदार डीजीएमएस वाला सवाल छूट रहा है, अच्छा याद दिलाए बाबू। देखो हम लोग के पास दो तरह का कोर्स है, हम लोगों के पास एक सवाल का जवाब दे देना, तो बाद में अपना सवाल पूछना सारा का सारा। डीजीएमएस माइनिंग सरदार के ऊपर सवाल आया है, डीजीएमएस सरदार। देखो दो तरह का कंसेप्ट, आप दो तरह से क्लासेस के साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को पता है किसी का नजर से छुपाने में 29 जुलाई के एग्जाम में टाइम बहुत कम है, किससे छुपा बताओ? तुमको ही पता, हमको ही पता। 29 जुलाई मतलब गिन के हाथ में 60 दिन है, 60 डेज है, ठीक है, जिसमें 3 साल तुम डिप्लोमा में पढ़े उसका पढ़ाई प्लस रूल्स रेगुलेशंस एक्ट बाकी सब चीज पढ़ के जाना पड़ेगा तुमको 60 दिन। तो 3 साल का पढ़ाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग, मेरे पास मतलब मेरे इंस्टीट्यूशन के पास, आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता आपके पास है, एक वे नंबर 1, जिसमें आप जो नॉर्मल बच्चे भी माइनिंग सरदार का कोर्स ले रहे हैं, आप इस कोर्स को परचेस कर लो, ठीक है, और 2 महीना जो क्लासेस में करो। जब आपका एग्जाम होगा तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देके आपको मेहनत करके पढ़ाऊंगा, 20-20 मिनट का रिवीजन होगा, उसमें भी आपको टाइम मिलेगा। मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा इस बार, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप एटलीस्ट इतना पढ़ के जाओ कि आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ये मेरा टारगेट रहेगा पहला, मतलब नॉर्मल जो क्लासेस चल रही है। दूसरा वे क्या है? दूसरा एक रास्ता बहुत अच्छा और बहुत शानदार है। दूसरा वे है, डियर स्टूडेंट्स, कि पिछले साल में जो बच्चों को पढ़ाया हूँ उनका टोटल 90+ वीडियो रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, टॉपिक वाइज, वेंटिलेशन का, सपोर्ट का, मेथड का सारा वीडियो अपलोडेड है सर्वर के ऊपर, ठीक है, सारा का सारा वीडियो प्लस इतना, प्लस ये 2 महीना का जो तुम क्लास था अभी, 2 मंथ का जो क्लास बोले ना, प्लस 2 मंथ का लाइव क्लास लेक्चर, मतलब तुम चाहोगे तो 2 महीना का लाइव क्लास लेक्चर प्लस जो तुम्हारा एनरोलमेंट फी, इस सब मिला जुला के, मतलब ये पूरा का पूरा 5 महीना का पढ़ाई है, 5 मंथ का एजुकेशन का पूरा माइनिंग यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसी वीडियो को देख के बच्चा लोगों का ECL और WCL में रिजल्ट हुआ है। ये वो वीडियो है 90+ वीडियो, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हो तो ये 90+ वीडियो प्लस 2 मंथ का लाइव क्लास जो अभी चलेगा, ऐसे बहुत सारा इसमें टॉपिक ऐसा मिलेगा ना, तुम नहीं समझ पाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, तो लाइव क्लास में आके तुम पूछ सकता है। रेगुलर क्लास में पूछने का ऑप्शन है, रेगुलर 10 मिनट का डाउट सेशन होता है, इसमें आपको मौका मिलता है कि आप अपना सवाल पूछो, जैसे अभी आप पूछ रहे हो ना, सर ये बता दीजिए, वैसे ही मैं जवाब देता हूँ, वैसे आप पूछ सकते हो वहाँ पे। इतना सवाल तो नहीं पूछते, कोई 1-2 जन ही पूछता है, अभी तो सब पूछ रहा है, कोई मेथड पूछ रहा है, कोई लॉन्ग वॉल पूछ रहा है, तो कोई ओबी के बारे में पूछ रहा है, तो कोई क्या पूछ रहा है। तो वहाँ पे अभी आपको क्या मिलेगा, कोई 5 महीना का 90+ वीडियो प्लस 2 महीना प्लस एनरोलमेंट। आप इसको अगर परचेस करना चाहते हो तो महज 3999 मतलब 4000 रुपए में आप इसको पूरा का परचेस कर सकते हो। इससे आसान और इससे अच्छा कोई नहीं देगा ऑप्शन, मतलब 2 महीना का लाइव क्लास भी आपको मिल जाएगा प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा मात्र 4000 रुपए में। इसी क्लास का पूरा कॉस्टिंग तुम जोड़ोगे ना तो 6500 हो रहा है, 6500 रुपए हो रहा है, जो कि तुम ऑफर में मिल रहा है मात्र 4000। अगर कोई परचेस करना चाहते हो तो ये कर लो, 90 वीडियो प्लस 2 महीने का क्लास, तो 100% तुम्हारा तय है कि तुम अपना जॉब को करेक्ट कर लेगा ये वाला, तो कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तुम इसमें सब चीज़ है, इसमें रूल है, इसमें एक्ट है, इसमें सर्कुलर है, इसमें तुम्हारा माइनिंग मेथड है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें सपोर्ट है, इसमें वेंटिलेशन है, इसमें रेस्क्यू रूल है, रेस्क्यू ऑपरेटर्स है, सर्वे है, डस्ट है, फायर है, इनंडेशन है, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है। ओपन कास्ट का पूरा है, ओपन कास्ट का मेथड में सब चीज़ है, एग्जाम्स का बहुत सारा पेपर्स है, सारा कुछ है, जितना कुछ चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये 2 महीना का क्लास करोगे, उसमें रिवीजन जो इतना भी एग्जाम वगैरह होगा तो तुम्हारा क्या होगा, शार्पनेस भी बढ़ जाएगा। तो अगर ये चीज़ को तुम अगर परचेस करते हो तो 4000 में, मात्र 4000 देके परचेस करते हो तो आपको ये सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो DGMS MS आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप एक बार भी निकाल लो, ठीक है। लेकिन लेट करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत है, अभी 90 वीडियो देखना है। इसका ड्यूरेशन एवरेज मान लो अगर 1.5 घंटा करके तो कितना टाइम हो रहा है, 2 घंटा करके तो 180 घंटा हो रहा है, उसी में आपका 1.5 महीना खींच देगा, 1 महीना खींच देगा, लेकिन डेडिकेशन चाहिए नौकरी के लिए।
तो ये चाहिए इसके लिए। और अगर बोलोगे नहीं सर उतना मेरे पास है, उतना हम करेंगे, हमको नॉर्मल पढ़ाई। अगर तुमको लगता है कि नहीं तुम्हारा बाकी नॉलेज है वीडियो में, तो नॉर्मली तुम इस बैच को परचेस करो, नॉर्मल 2 महीना का पढ़ाई हो पढ़ो। क्योंकि भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है आपके तो बोले ना कि सर आप करवा दीजिए, मेरे अंदर डाल दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो जॉब उब रहेगा ना तब मैं पूरा खरीद दूंगा। ये जॉब नहीं है, नहीं तो एग्जाम है नॉर्मल सा, इसके लिए मैं अब नहीं कर पाऊंगा यार, अब स्ट्रेंथ भी नहीं उतना। ठीक है, रियलिटी यही है, अब नहीं कर रहा उतना। अब 3 महीने 4 महीने टाइम होता तो चलो ठीक है, 2 महीना में तो पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है बहुत 2 महीना बहुत कम टाइम होता है। पता है आपको मैं बताऊं, अब धनबाद में जाओ, टीचर जो पढ़ाते हैं आप हैरत करोगे, 6 महीना सिर्फ रूल पढ़ाते हैं, वो रेगुलेशन को 6 महीना लगाते पढ़ाने में। हम लोग रूल जानते कितना दिन में खत्म किया पता है? पूरा याद करके, लिख के, नोट्स बना के, याद करके 7 डेज में, 1 वीक में खत्म रूल पूरा। तुम सोच सकते हो, सोचो हम लोग क्लास के स्पीड, हम लोग क्लासेस के स्पीड तुम सोचो। हम लोग ना 1 वीक में ना पूरा माइंड्स रूल याद करके खत्म कर दिए, लिख के नहीं, पूरा याद करके दिमाग में घुसा के खत्म कर दिए बच्चा का। ये स्पीड है, इसलिए ना इस इंस्टीट्यूशन का नाम है माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1, MT 2.1। ये 2.1 देने के पीछे कारण है क्योंकि ड्यू टू हाई स्पीड, इसका स्पीड इतना है। और स्पीड इसलिए नहीं कि टीचर कर लिया, बच्चा करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर के साथ साथ बच्चे का भी टीचर के साथ साथ बच्चों को भी याद होना चाहिए, इस पर फोकस होता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आ रहा था काटो, लाइक कर दो। इतना कंजूसी, हाँ अब बहुत बोले, अब नहीं बोलेंगे। और कोई सवाल है तुम लोगों का? CMR पूरा रहेगा बाबू, सुन लो, CMR रूल्स, एक्ट, रेगुलेशन, सर्कुलर, अपडेटेड सर्कुलर। ठीक है, इसके साथ जितना भी पॉलिटेक वेबसाइट्स है ना, उस वेबसाइट से जो नोट्स मिलता है, अपडेटेड जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होती है, इसके साथ साथ तुम्हारा क्या बोलते हैं, कुछ नया तरह का बायोलॉज वगैरह आ गया, वो सारा चीज़ के ऊपर तुमको नोट्स मिलेगा, ताकि तुम्हारा तैयारी कंप्लीट हो, एग्जामिनेशन में तुम फंसो नहीं कहीं। ठीक है, और CMR कितना देर में खत्म होगा? देखो बाबू, आकाश एक बहुत अच्छा जवाब मैं आपको दे देता हूँ। आकाश एक आपको जवाब दे देता हूँ। देखो CMR है ना, मैं समझा देता हूँ। जैसे हम जब पढ़ाते हैं ना, तो मेरा नोट्स का खास बात क्या है ना, कि नोट्स को मैं कैसे पढ़ाता हूँ। हाँ, लेना है तो एक बार में परचेज करना होगा ना, उसको फोड़ता हूँ। देख मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो मेरा नोट्स जो होता है, नोट्स का जो सबसे बेसिक रीड का हड्डी है ना, वो स्टैट्यूटरी बुक है। ये रियल बात है, स्टैट्यूटरी बुक। मतलब मेरा नोट्स में 90%, सॉरी, मेरा नोट्स का जो सबसे पहला जो आता है ना स्टैट्यूटरी बुक्स है, दैट इज द रूल, रेगुलेशन, एक्ट और CMR। तो जब आप मेरा नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपका जब आप मेरा नोट्स पूरा खत्म करोगे ना, तो आपका देखोगे वेंटिलेशन, जब चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा वेंटिलेशन का CMR वहीं खत्म है। रूल जब आप सपोर्ट का पढ़ोगे तो सपोर्ट का CMR खत्म, मेथड में मेथड का CMR खत्म, जब डस्ट फायर इनंडेशन में डस्ट फायर इनंडेशन का CMR खत्म, वाइंडिंग में वाइंडिंग का खत्म, जो CMR है सबका सब खत्म। अब इसके बाद बचेगा पर डेफिनेशन, सर्वे में सर्वे खत्म हो जाएगा, शॉर्ट फायरिंग में शॉर्ट फायरिंग का खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद बचेगा इस आपका बचेगा चैप्टर 2, दैट इज द चैप्टर 2 में आपका नोटिस वाला है, चैप्टर 1 में डेफिनेशन वाला पार्ट है। तो ये सारा पार्ट है ना, इसको हम लोग अलग से कवर कर लेते हैं। क्या भाई, नोटिस वाला एक जगह सारा करो, डेफिनेशन वाला सारा एक जगह लिखो। और भी डेफिनेशन भी एकदम पूरा लॉजिकली लिखा जाता है, जैसे मेथड का डेफिनेशन जितना भी है वो सब एक जगह मिलेगा, इधर उधर नहीं। जैसे मेथड में क्या क्या आएगा, जैसे मेथड में तुम्हारा आ गया उदाहरण के तो फेस। ठीक है, फेस क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, डिसयूज वर्किंग क्या है, अनयूज्ड वर्किंग क्या है, ठीक है, वाटर लॉग्ड एरिया क्या होता है, जो भी डेफिनेशन का पार्ट है ना, सब एक जगह रहेगा, तो तुम कॉम्पैरेटिवली याद कर पाओगे। अरे बहुत गजब का है, इतना मेहनत किया होना आप सोच नहीं सकते। तुम खुद बोलेगा सर 700 बहुत कम है, आप सर 1000 रुपये लीजिए, ठीक है ना। जब तुम पढ़ेगा तो तुम खुद बोलेगा। और इतना लड़का का फोटो दिया हो ना, किसी को बात करना होगा ना, तो तुम बोलना हमको कि सर हमको इससे बात करवा दीजिए, मैं दे दूंगा नंबर, उससे बात कर लेना, उससे भी पूछ लेना कि सर कैसा पढ़ाते हैं। वो खुद लड़का पता फोन करके दोस्त लोग को बोल रहा ज्वाइनिंग करने के लिए, जिसका इसका नौकरी हुआ है। अब बोलो, एक रोहित नाम का लड़का है, ठीक है, तो वो तो मतलब क्या देखिए उसका डेडिकेशन देखिए, वो तो बोले थे उसको हम शुरू में पहला दिन क्लास में बोले इसको जॉब हो जाएगा। अब देख वो लड़का किस्मत देखो, उसका ECL निकला, WCL भी निकल गया। अब वो कंफ्यूज है कहाँ ज्वाइनिंग करे, बताओ। ठीक है, चलो ठीक है। और आप लोगों को सवाल है बाबू, अपने सवाल को पूछ लो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ आकाश, CMR का पर्टिकुलर कोई क्लास नहीं होता हम लोग के यहाँ का, CMR का ही क्लास होता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग तुम्हारा ब्रेन में ऐसे CMR को फिट करेंगे ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी बताओ वेंटिलेशन में डिस्कशन चल रहा था,
तो सीएमआर का सवाल नहीं था, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, कितना वेटेबल टेम्परेचर, सीएमआर का ही तो है। इसको अलग से पढ़ के याद क्यों सीएमआर बोल के दिमाग में टेंशन दिलाए? आपको पढ़ने से मतलब, याद करने से मतलब, मैं याद करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। और सीएमआर का अलग से भी होगा, लेकिन जब हम सब चीज को खत्म कर लेंगे उसके बाद, चैप्टर बेसिक खत्म कर लेंगे उसको कुछ दिन बाद, ठीक है। पहले सीएमआर करके दिमाग में बोझ नहीं डालना है, ठीक है। 2 और 3 कंपार्टमेंट रेजिंग क्या होता है, क्या पूछ रहा है? एक और ओवरकास्टिंग के बारे में बताइए सर। ओवरकास्टिंग, ओपन कास्टिंग, ओवरकास्टिंग जो है ना ओपन कास्ट से रिलेटेड है, अंडर कास्टिंग, ओवरकास्टिंग, ठीक है। हाँ, साइड कास्टिंग और ओवरकास्टिंग दो तरह का होता है ओपन कास्ट में। एक होता है साइड कास्टिंग, जैसे मान लो कि मेरा बेंच है, तो जैसे यहाँ पर अगर कोई मशीन अगर कोई चीज को लोड कर रहा है इस तरह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइड कास्टिंग। और ओवर कास्टिंग होता है जैसे मान लो, जैसे तुम्हारा हो गया मान लो सोवेल हो गया, तो सोवेल में क्या होता है, जैसे मान लो सोवेल है मेरा, तो सोवेल क्या करती है ना, इसमें आप देखोगे इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ जो इस तरह से लोड करके लोड करती है। और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी ये बैकहो हो गया ना, ये बैकहो है, बैकहो ये सोवेल है ना, ये आपका सोवेल है। तो सोवेल क्या करते हैं, सोवेल आपका ऐसे करके लोड करते हैं, बैकहो ऐसा लोड करता है। तो बैकहो का जो होता है वो है आपका, ये करती है आपका, दैट इज ऊपर बैठ के करेगा, इसको जब भी मिट्टी उठाना हो इसको ऊपर ही बैठना पड़ेगा, दैट इज ओवर कास्टिंग। और जब भी मिट्टी उठाएगा इसको साइड में बैठना पड़ेगा, तब इस मिट्टी को उठा पाएगा, इट इज कॉल्ड साइड कास्टिंग। दो तरह का होता है, ओवर कास्टिंग, साइड कास्टिंग। एक और सवाल पूछा था कैसा कि हाँ सर 2 और 3 कंपार्टमेंट रेजिंग, ये जो है ना आपका मेटल माइंस का सवाल लग रहा है या फिर वाइंडिंग का हो सकता है। एग्जैक्टली मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली किस चीज़ का है ये, है ना। 2 और 3 कंपार्टमेंट राइजिंग क्या होता है, ये मेटल माइंस का क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मेटल माइंस में उस तरह से नहीं, हाँ वही तो मेटल माइंस का। तो इसमें नहीं आ रहा सर, 90 वीडियो में टोटली कवर हो जाएगा। हाँ 90 वीडियो में टोटली कवर हो जाएगा, वो सब कुछ उसमें कुछ नहीं छूटेगा। और जो छूटेगा उसके लिए है ना डीपली क्वेश्चंस, अरे टोटल क्वेश्चंस पता हो तुम्हारा, तुम यकीन नहीं करोगे, मतलब उसमें टोटल जितना है ना तुम्हारा जॉब हो जाएगा, इतना है उसमें जॉब हो जाएगा तुम्हारा, उतना अच्छा से कर लोगे तो। पर तुम भी नहीं करेगा उतना अच्छा से, हम भी बोल दे रहे तुमको, नहीं करेगा तुम, कर भी नहीं करेगा, है ही नहीं आदत हम लोग में। फ्री और कम पैसा में मिलता नहीं करते हम लोग। हम बोले ना फ्री का पानी मिला, हम लोग क्या किए, आज खरीद के पी रहे हैं, ठीक है नहीं। फ्री का पानी हम लोग सेविंग किए नहीं किए, बारिश होता है रोज बर्बाद करते हैं, अब फिर खरीद के पीते हैं, ये आदत है हम लोगों का यार। तुमको कम में मिलेगा ना, तुम नहीं करेगा तुम, फिर अगला साल फिर आएगा तुम मेरे पास क्लास करने के लिए, नहीं तो कर लेगा, तुमको बताना कि सर हम कर लिए सारा, देखिए सर हो गया रिजल्ट, चलो इस बहाने कर तो लेगा। माइंड प्लान कैसा प्लान है, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी, इसमें से क्या होता है? माइंड प्लान स्टैट्यूटरी प्लान है, नॉन स्टैट्यूटरी कैसा हो? चलो बाबू, और कोई सवाल है तुम लोगों का? अब सवाल नहीं है तो गुड नाइट बोल दे। गुड नाइट बोल दें क्या अभी भी कुछ पूछना बाकी है? गुड नाइट बोले, चलो गुड नाइट, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और कोई सवाल है अपना सवाल पूछ लीजिए। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा क्लास किए, पूरा क्लास देखें, मुझे इतना देरी तक झेलें, ठीक है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और तुम लोगों का बहुत सारा जवाब क्लियर होगा डियर स्टूडेंट। बहुत सारे लोग भ्रम फैला के रखते हैं, भ्रम से बचना, मैं बार बार बोलता हूँ भ्रम से बचना। एक भ्रम बच्चा लोग के बीच में मैं और एक देखा था, एक बात लास्ट में बोल के खत्म करूंगा अपना। एग्जाम के पहले देखना अक्सर एक मैसेज उठता है हर जगह से, इस बात से ना मैं स्ट्रिक्टली सब बच्चों को बोलना चाहता हूँ, अगर मिल जाए ना मुझे ऐसा डायरेक्ट बोलने वाला तो मैं उसको पीट दूंगा। ध्यान सुन लो क्या बोलता है वो लोग, जब एग्जाम होती है ना 2 दिन पहले बोलता है ना सेटिंग हो गया, सीट बिक गया। ये सारे बच्चे इतने गंदे, इतने नीच सोच वाले हैं, इनको कभी रिजल्ट नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। इनका सोच इतना नीचे वाला सोच है ना, इस सोचते हैं ना कि मैं ऐसा अफवाह फैला दूंगा ना कि बच्चों इतना टूट जाएंगे मेंटली कि एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। इस तरह से पता है मेरा दोस्त लोग एग्जाम 1-2 बार नहीं सिलेक्शन हुआ है। एक दोस्त मेरा पढ़ने में बहुत अच्छा, WCL में उसका नहीं हो पाया, क्यों पता है? ही सोच के साथ उस सिर्फ यही सोचता रहा, भाई WCL का सीट बिक गया, WCL में नहीं हुआ। अब बताओ तुम ECL और WCL में कितना सीट बिका, कितना एग्जाम में धांधली हुआ, क्या हुआ बताओ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ बताओ? कुछ भी नहीं हुआ। और लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे अफवाह फैला के लोगों को भ्रमित कर देते हैं, अपना डायरेक्शन से हटा देते हैं ताकि उसका सिलेक्शन हो, वो ठीक नौकरी ले ले। तो इस तरह से अगर अफवाह फैलाता है ना तो वो बचना। ऑनर DT होता है, डायरेक्टर टेक्निकल,
फीस 700 रुपीज है, एडमिशन चार्ज वन टाइम लाइफ टाइम के लिए 300 रुपए। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सटर्नल बॉक्स कट, इंटरनल बॉक्स कट, ओपन कास्ट का पार्ट है, इस पर हम लोग क्लास में चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता नहीं होता है। क्लासेस करेंगे ना सारा चीज। अब कितना डिस्कशन करें, ये कोई क्लास डिस्कशन का थोड़ी ना है, और मैं इंटरव्यू देने थोड़ी ना आया हूँ कि मैं आपको मतलब क्या बोले कि इस तरह से। ठीक है, क्लास करेंगे ना, सारा चीज बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, आपका बहुत बेसिक अच्छा है, आप MNERC बेस है ना, आपका अच्छा है, आप एग्जाम दोगे ना एक बार में निकलेगा। जो आप सवाल पूछे ना, ये सवाल पूछने वाले बच्चों को मतलब दिखाता है कि आपका लेवल क्या है ना। तो आपका लेवल जो है ना, आपको ये शो कर रहा है। आप क्लासेस करोगे, आपका जो है बेस्ट होगा। और इसके बारे में क्या है, सीसीएल वैकेंसी कब तक, नवंबर। देखो अभी आप एक बात बताओ, अगर कल ही वैकेंसी आ जाए तो क्या आप प्रिपेयर हो उसके लिए? नहीं। वैकेंसी दिसंबर में आएगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। आप उसके लिए अभी से तैयारी में लग जाओ। ठीक है, क्लास के बारे में बता दीजिए। क्लास के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ बाबू सारा चीज़, कि क्लासेस कैसा होगा नहीं होगा, सब चीज़ मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, PDF वगैरह इस शॉर्ट में लगा होगा, आप देखना उसमें से। ठीक है, सब चीज़ के बारे में है। अब कितना बताऊँ एक ही बात को? सर आपका आजीवन कोर्स है क्या? नहीं, आजीवन कोर्स नहीं है, 6 से 8 महीने का ही कोर्स है। डेली लाइव सेशन नहीं, सप्ताह में 4 क्लास। अच्छा चलो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। चलो देखो, हम लोगों के यहाँ पर वीकली आपको 4 क्लासेस मिलती है, 4 क्लास वीक में। एक बार दिखा देता हूँ, जिसका ड्यूरेशन होता है 8 PM टू 9:30 PM होता है। 9:30 PM तक बाबू को पढ़ाया जाएगा। सप्ताह में 4 क्लास होगा। और ये क्या है, ये मिनिमम है, याद रखना, ये मिनिमम है। जब आपका एग्जाम होगा, ये स्टूडेंट की संख्या क्लासेस में बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग एक ही बैच पढ़ाते हैं। एक ही बैच में अगर ज्यादा स्टूडेंट होगा तो एक ही बैच को ज्यादा बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर ज्यादा स्टूडेंट होगा तो ये जो मिनिमम है ना, ये ज्यादा बढ़ेगा। मतलब 5 से 4 से 5, 6 भी चला जाए, और ये 8 से 9:30 है ना, तो 10 भी चला जाए। ये डिपेंड करता है आप लोगों के नंबर्स के ऊपर। ये हो गया इसके ऊपर। दूसरा, एग्जाम के समय तो पक्का बढ़ जाएगा, नंबर स्टूडेंट रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम का समय बढ़ जाएगा। दूसरा, इसके बाद भी स्टूडेंट्स आप लोगों का जो होता है पूरा कंप्लीट माइनिंग का सिलेबस इंक्लूडेड है कोर्स में। इसमें कोई भी चीज छूटता नहीं है। इवन टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जितना भी चीज है माइनिंग में, जितना भी है, मैं बता रहा हूँ, शुरू क्लासेस हमेशा बिगिनिंग से एकदम टॉप लेवल तक जाएगी। हमेशा बेसिक से स्टार्ट होगा, विथ डायग्राम, विथ प्लान के साथ, प्लान को दिखाते हुए समझाएंगे। ठीक है ना, तो क्लासेस बहुत छोटा लेवल से हर एक चीज को समझाया जाएगा, बारीकी से समझाया जाएगा। उस पर MCQ नोट्स से लेकर 6 तरह का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें वीकली 20 मार्क्स टेस्ट, ठीक है, 50 मार्क्स MCQ टेस्ट, बिरयानी टेस्ट, ठीक है, और साथ में सरप्राइज टेस्ट, और एक आपका टेस्ट सीरीज, जो कि एग्जाम के समय आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारा चीज आपको मिलेगा ताकि एग्जामिनेशन में आपको गलती ना हो, एरर ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो पढ़ाने का मीडियम है डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन होगा। वीडियो जो होगी ना, क्लासेस खत्म होने के बाद सर्वर पे अपलोड हो जाएगा, यानी आप कभी एब्सेंट भी रहते हैं तो उस क्लास को दूसरा दिन, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, जब चाहे जितना बार चाहे उतना बार आप उस क्लास को फिर से देख सकते हैं, अपना नॉलेज को फिर से। कहीं बस में जा रहे हैं तो भी आप क्लास को सुन सकते हैं मेरी बातों को, तो इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। ये सारे क्लासेस की खास बात है। ठीक है, और क्या जानना है, और क्या क्लासेस में होती है? प्रिपरेशन हो गया, एग्जाम रिलेटेड हो गया। हम लोग एग्जाम के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। रिजल्ट ही बताता है कि टीचर क्या कर रहा है। ठीक है ना, टीचर का पहचान स्टूडेंट से होता है, रिजल्ट से होता है। तो आप रिजल्ट को देखोगे तो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो 50% से ज़्यादा है। इस बार ही केवल 20-25% बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। लेकिन बाबू इस बार केवल हम लोग 3 महीना ही लाइव क्लास चला पाए। ये वाला अगर क्लासेस मेरा 5 से 6 महीना चल जाता तो जो मेरा ये है, जो बच्चों का सिलेक्शन है, 10% और बढ़ जाता, लगभग 30 से 35% बच्चे सेलेक्ट हो जाते। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बाबू, तुम्हारा क्या बोलता है कि क्या जो हम लोग का कोर्स 6 से 8 महीने में हम लोग खत्म कर देते हैं। खत्म तो वैसे 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा, 6 से 7 महीने में हो जाएगा। 1-1.5 महीना अगर कुछ छूट गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके मैं चल रहा हूँ, मैक्सिमम 8 महीना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस इंक्लूड है, माइनिंग मेथड, सपोर्ट, वेंटिलेशन, माइनिंग हैजर्ड्स का, फायर, डस्ट, इनंडेशन, सर्वे, ओपन कास्ट का होल रोड, ठीक है, हाईवल माइनिंग मेथड, लॉन्ग वाल, जितना भी है सबका सब, जो भी है सब जोड़ दो। सर्वे का, ओपन कास्ट माइनिंग मैसनरी, अंडरग्राउंड माइनिंग मैसनरी, जो कुछ है ना, हर एक चीज़, ट्रांसपोर्टेशन में आपका बेल्ट, कन्वेयर, होलेज रोडवे, सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, इसके अलावा DGMS का अपडेटेड सर्कुलर वगैरह, वेबसाइट्स पे आया हुआ सारा का सारा चीज़, सब चीज़ है।
वेस्ट बंगाल से फिलहाल अभी कुछ ठीक है सर। आपका क्लास से जनरल कैंडिडेट डब्ल्यू